एक जो बॉडी है जिसको एग्जाम्स कंडक्ट कराने का टेंडर दिया, टीडीपीएल, वो जो ऑर्गेनाइजेशन वो ब्लैक लिस्टेड थी, फिर भी उसको दे दिया एग्जाम कंडक्ट कराने का। पहला। दूसरा, वो जो बॉडी थी उसमें एक मार्केटिंग मैनेजर एक बंदा था, अभय तिवारी करके। उसने उसका मार्केटिंग मैनेजर रहते हुए उसने जितने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए उन एग्जाम्स में खुद बैठा और खुद को पास कराया उन एग्जाम्स पर। एक बार नहीं, 5 बार। हर दिन रिपोर्ट्स देखता हूँ कि एम्बुलेंस नहीं मिला तो एक प्रेग्नेंट महिला को 4 किलोमीटर तक खटिया पे लेके जा रहे हैं गांव वाले, शव को कार्टून में लेके जा रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस नहीं है। डॉक्टर ने गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो मर गए, HIV इन्फेक्टेड ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो हर दिन का बता रहा हूँ, रियल केसेस। जैसे नीट पेपर लीक हुआ, 1.5 महीने के अंदर री एग्जाम हुआ। इतना मैसिव एग्जाम कर 22-23 लाख बच्चे बैठते हैं, 1.5 महीने के अंदर वो री एग्जाम हुआ और फिर से उसका रिजल्ट भी पब्लिश हो गया। गिव मी एनी एग्जाम्पल इन एनी स्टेट। जैसा शुरू में इन लोगों ने कहा था कि हम एपॉलिटिकल है, किसी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, अगर वो एक्चुअली होता तो दे वुड नॉट हैव इनवाइटेड सच फ्रिंज एलिमेंट्स। वो एक फंडा नहीं कि एनिमी का एनिमी इज आवर फ्रेंड, तो इसलिए दे आर गिविंग स्टेज टू पीपल हु आर फ्रॉम द लेफ्ट इकोसिस्टम। केजरीवाल हो गए, फार्मर के नेता हो गए। It is a political platform. It's just a proxy platform of already existing parties जो जनरली अभी कुछ नहीं कर पा रही हैं। जब तक वो जंतर मंतर पे बैठे हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या किसी पुलिस वाले ने जाके उनको किसी एक बंदे को भी छुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो उनको 20 दिन का प्रोटेस्ट का परमिशन ही नहीं था, राइट यार। जंतर मंतर इज नॉट अ सिट इन धरना कंटिन्यूस वाला ना, 2 दिन 3 दिन का करके आप वहां से हटना होता है। फिर भी पुलिस ने एक बार भी वहां पे किसी को कोर्स नहीं किया। That's a very fact. Vis-a-vis, again, just comparing, not justifying. Kerala में there's 90 people have been booked yesterday, क्योंकि सेम वो CJP के प्लेटफॉर्म पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस का परमिशन नहीं था, तो उन्होंने 90 लोगों को बुक कर दिया है। मैंने एक भी सोल्यूशन ओरिएंटेड प्लैकार्ड नहीं देखा। अगर इसको आप मैसेजिंग के तौर पर एक आम जनता में ले जाना है, खासकर मान लीजिए वैसी जनता जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, राइट, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं समझ सकती है, तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में तो बता नहीं पाएंगे। अब आसान क्या है, कैपिटलिज्म गाली दे दो। ये अदानी अंबानी या जो भी नाम लेते हैं, सूट बूट सरकार, फॉरेन ट्रेड्स। हाँ, इसके कारण देश बर्बाद हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी फिर से आने के लिए। आई थिंक हमारा 3rd पॉडकास्ट है, एंड व्हाट अ डे टू मीट। Thank you and a pleasure to be here as always, I would say. Yeah. तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दे दिया, अभी 3 घंटे पहले का न्यूज़ है। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो, बट आपको क्या लगता है, वाज इट ए स्मार्ट मूव फ्रॉम बीजेपी? ऑल्दो इनका पर्सनल रेजिग्नेशन है, बट कुछ तो बैक एंड में डिस्कशन हुआ होगा, और बीजेपी ने ये मिसहैंडल किया है पूरा प्रोटेस्ट कम्युनिकेशन दैट वाज गोइंग ऑन सिंस ए मंथ। So, see, there are no straight answers. इस तरह के डिसीजंस में या क्वेश्चंस में ना बहुत स्ट्रेट आंसर्स नहीं होते। बहुत बार आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े घटनाएं हुई, घोटाले हुए, या पेपर लीक से बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड के आप इवेंट्स बोल सकते हो, जिसमें बहुत सारे लोग अनहर्ट निकल गए होंगे शायद, और कुछ बुरा नहीं हुआ तो सब बोलेंगे कि बहुत अच्छे से हैंडल हो गया, मैनेज हो गया, क्या ज़रूरत थी रिज़ाइन करने की। कभी कभी क्या होता है कि अगेन मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि क्या बड़ा और क्या छोटा है, बट कई इवेंट्स में जैसे इस बार प्रोटेस्ट बड़ा होते गया और इट फाइनली कल्मिनेटेड इनटू दिस रेजिग्नेशन। तो शुरुआत में आपको ना उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं चलता है, और कई बार आप कॉजालिटी भी ढूंढते हो। सो फॉर एग्जांपल, इसमें जो आर्गुमेंट था, अगेन मैं किसी एक पक्ष को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान या जनरल आ रहे थे पार्टी की तरफ से, वही था कि ये व्यक्ति personally is not involved in that that paper leak, right? While we agree that being the minister of education, of course the final buck stops there. So would that solve the problem? Right? Structural changes नहीं होंगे क्या राइट इसका सोल्यूशन, या लॉन्ग टर्म चेंजेस या एजुकेशन में चेंजेस, वुड नॉट दैट बी द राइट अप्रोच टू सॉल्विंग इट? तो ये बड़ा ट्रिकी है कि एट व्हाट पॉइंट डू यू से कि क्योंकि अगेन मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि किसने ये किया इसने किया, लेकिन अगर सिर्फ पेपर लीक्स पे रेजिग्नेशंस होने लगे तो मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में हर चौथे दिन एक रेजिग्नेशन होगा, सारे स्टेट्स को अगर आप ले लेंगे तो। करंटली मैं जिस स्टेट से आता हूँ, झारखंड से, मैं आप सिंस इट इज अ स्लाइटली स्मॉलर स्टेट कंपेयर टू सो कॉल्ड द बिगर स्टेट्स पॉलिटिकली,
तो बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ बाहर निकल के नहीं आती। हुँ, लेकिन जब आप उसके मैग्नीट्यूड देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो इम्पॉसिबल है टाइप्स। फॉर एग्जांपल अभी वहाँ पे जो हमारा स्टेट बॉडी एग्जाम्स लेने का, जैसे सेंटर का यूपीएससी होता है, हमारा जेपीएससी होता है, हुँ, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और दूसरा जेएसएससी है जो ग्रेड 3 ग्रेड 4 वाले एंट्रीज लेती है। 2 दिन पहले उसके ऑफिसेस पे रेड पड़ी और निकल के क्या आया है कि जेपीएससी ने एक जो बॉडी है जिसको एग्जाम्स कंडक्ट कराने का टेंडर दिया, टीडीपीएल, वो जो ऑर्गेनाइजेशन वो ब्लैक लिस्टेड थी, फिर भी उसको दे दिया एग्जाम कंडक्ट कराने का। हुँ, पहला। दूसरा, वो जो बॉडी थी उसमें एक मार्केटिंग मैनेजर एक बंदा था, हुँ, अभय तिवारी करके। उसने उसका मार्केटिंग मैनेजर रहते हुए हुँ, उसने जितने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए उन एग्जाम्स में खुद बैठा और खुद को पास कराया उन एग्जाम्स में, और एक बार हुँ, नहीं 5 बार। अच्छा, एक एग्जाम में रैंक 2 लेके आया। हुँ, खुद को ही नहीं, सिर्फ अपने भाई को पास कराया, हुँ, भाई की वाइफ को पास कराया। खाली ओएमआर शीट्स दे देते थे, जमा हुँ, कर देते थे और बाद में उसको मैनिपुलेट कर देते थे। हुँ, नाउ नाउ दिस कैन नॉट बी विदाउट द कनिवंस ऑफ जो बड़े-बड़े लोग हैं उसके, हुँ, 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 राइट? तो क्या इसमें किसी ने अभी तक रिजाइन किया? नो, नहीं, राइट? मिनिस्टर शांति से घर पे हैं, उनका कोई नाम भी नहीं जानता क्योंकि अगेन वो हुँ, रेलेवेंस नहीं है शायद, कोई मांग भी करेक्ट, नहीं रहा हुँ, रेजिग्नेशन। हुँ, एंड ऐसे ऐसे स्टोरी स्टेट्स, कितने स्टेट्स में आपको मिलेंगे, हुँ, नॉट जस्ट झारखंड, आई एम सेइंग। अभी पंजाब और पंजाब में है, कर्नाटका कर्नाटक में में, है। हर हुँ, जगह आपको हर चौथे दिन आपको ऐसा एक मिल जाएगा। हुँ, तो बोल रहा हूँ बहुत स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ये। मैं ये भी बोलता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद खत्म हो गया क्या वो स्टेप, क्या उसके बाद सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी हुँ, सॉल्व। हुँ, हुँ, आप देखना फिर से हो जाएंगी जब हुँ, तक वो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आते। तो फिर से बस मुझे यही लगता है कि अ, ठीक है, वो रेजिग्नेशन होना नहीं होना पे मेरे व्यू नहीं है, बट आई वुड से कि क्या इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा? मुझे नहीं लगता इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हुँ, दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट। करेक्ट एंड अगर सीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो लग रहा है, पॉलिटिकल इंटेंशंस है, तो शायद उसका नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि इस मुद्दे में तो उनको जीत मिल गई, किसी और का रेजिग्नेशन लेने चलते हैं rather than solving the whole education system, the systemic reforms that we talk about. तो वो देखने वाली चीज़ होगी कि वो क्या करेंगे, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बीच में अभी रेजिग्नेशन हो गया, दैट वाज द ओनली डिमांड। हाँ, अभी आई थिंक दे हैव अपडेटेड द लिस्ट ऑफ डिमांड्स कुछ और। हम्म, बट सी, इस पूरे प्रोटेस्ट में भी आई वुड से, while I have my sympathies with students who would have taken NEET, हम्म, their families, whoever is there for that genuine cause, मुझे नहीं लगता कि ये जो सीजेपी है या इसके लोग हैं, बहुत सारे वहाँ जो लोग हैं, वो एक्चुअल उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? हम्म, क्योंकि अगेन आप देखेंगे किसी भी प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है? फायदा उसको होता है जिसको पॉलिटिकल अटेंशन चाहिए होता है। वो हम्म, एग्जिस्टिंग पार्टी हो सकती है, नई पार्टी बनने वाली हो सकती है, किसी के पॉलिटिकल एम्बिशंस वाले लोग हो सकते हैं। हम्म, उनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। नुकसान किसको होता है? हमेशा जो एक्चुअल सफरर्स होंगे, हम्म, वो पहले भी सफरर्स रहेंगे, बाद में भी सफरर्स रहेंगे। हम्म, नथिंग चेंजेस फॉर देम। हम्म, इस केस में भी आप देखेंगे, अगर इतना वो ट्रू है इस इशू को लेके, राइट? अगर मैं बोलूँ कि मैं इस इशू को लेके इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ, तो फिर बड़ा विदाउट एनी बायस आपको बोलना चाहिए ना कि देश में जहाँ-जहाँ पेपर हम्म, लीक हुए, इसके खिलाफ हम खड़े हैं अब, हम्म, और अब किसी को भी नहीं बख्शेंगे। हर स्टेट गवर्नमेंट से पूछेंगे, सेंटर से पूछेंगे, अभी वाले से पूछेंगे, आगे भी पूछेंगे। ये हमारा मिशन है। हम्म, एक ने इस्तीफा दे दिया तो ठीक है, अभी वो बोल रहे हैं कि यूपी में भी जाके इस्तीफा मांगेंगे। वहाँ तो कोई पेपर लीक हुआ भी नहीं है भाई, तो वहाँ क्यों मांगोगे? जस्ट बिकॉज़ आप जिस आइडियोलॉजी से, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आ रहे हैं, उसके ऑपोजिट वाली है। और हाँ, वही पंजाब में नहीं जा रहे हो आप। हम्म, पंजाब का सवाल पूछ रहे हैं सामने से प्रेस वाले, तो उसको टाल जा रहे हो। नहीं, हम्म, नहीं, वहाँ भी एक्शन लेना चाहिए। इस्तीफा मांगेंगे? नहीं, 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 वो नहीं पता। क्यों हम्म, नहीं पता? बोलते ना बड़ी अनइक्विवोकली कि नहीं, नहीं, वहाँ भी मांगेंगे इस्तीफा। हम्म, तो हम मानते हैं कि वो पर्पस, यू नो दैट कॉज इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू योर हार्ट, व्हिच डजंट सीम सो। अभी ये भी है कि वो एक फंडा नहीं कि एनिमी का एनिमी इज़ आवर फ्रेंड, तो इसलिए दे आर गिविंग स्टेज टू पीपल हु आर फ्रॉम द लेफ्ट इकोसिस्टम में। केजरीवाल हो गए, फार्मर के नेता हो गए, तो इसमें आई डोंट थिंक हाउ और इफ जेनजीज कैन सी थ्रू दिस दैट देयर इज अ पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट देयर। नहीं, लॉट ऑफ पीपल कैन सी थ्रू। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
क्या कुछ लोग इससे अफेक्टेड हैं? बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, बिल्कुल अफेक्टेड हैं। हुँ, क्या उनके साथ सबकी सिंपैथीज़ होनी चाहिए? बिल्कुल सबकी सिंपैथीज़ होनी चाहिए। सरकार ने हर तरह से प्रयास भी किया। देखिए मैं फिर से जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे नीट पेपर लीक हुआ, 1.5 महीने के अंदर री-एग्ज़ाम हुआ। हुँ। इतना मैसिव एग्ज़ाम करें, 22-23 लाख बच्चे बैठते हैं। या 1.5 महीने के अंदर वो री-एग्ज़ाम हुआ और फिर से उसका रिज़ल्ट भी पब्लिश हुँ, हो हुँ, गया। हुँ। गिव मी एनी एग्ज़ाम्पल इन एनी स्टेट, इंक्लूडिंग माय ओन स्टेट ऑफ झारखंड। मैं पिछले 6 वर्षों से कम देख रहा हूँ। एक एग्ज़ाम का कोई भी एक एग्ज़ाम, मैं एक एग्ज़ाम बोल रहा हूँ। एक एग्ज़ाम अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जो ड्यू डेट पे हुआ और ड्यू डेट पे उसका रिज़ल्ट पब्लिश हो हुँ, गया। एवरी एग्ज़ाम एंड ऑलमोस्ट 20 20 तो एग्ज़ाम मेरे को पता है, जिसका पहले डेट आया, फिर 2 बार पोस्टपोन हो गया, फिर तीसरे बार हुँ, जब हुआ तो पेपर लीक हो गया, फिर चौथे बार हुआ, फिर 5वीं बार होने में 6 महीना और लग गया। 4-4 साल से एग्ज़ाम हो रहा है मेरे स्टेट में। हुँ, वही एग्ज़ाम, वो 4 साल से और अभी तक हो ही नहीं पाया कंप्लीट। हुँ, हुँ, हुँ। तो आई एम सेइंग, इज़ देयर a mistake that has happened? बिल्कुल, it has happened. But is there a corrective measure which has been taken? Yes, with very due attention, right? Now, तो उन लोगों के साथ सिंपथीज है, लेकिन उन लोगों के साथ सिंपथीज नहीं होनी चाहिए जो इसकी आड़ में, अगेन, हुँ, ये एक प्रॉपर कॉज हो सकता है कि नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसी प्रोटेस्ट साइट में ये कॉज नहीं हो सकता है कश्मीर को आज़ाद कर दो, हुँ, कि वो उमर खालिद को आज़ाद कर दो, वो वो आयसा के और एआईएसएफ के, एसएफआई के जो सब स्लोगन्स अपने चलते रहते हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, यस। यू नो ऑल दैट कैन नॉट बी द हुँ, 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 काइंड ऑफ पोस्टर्स, एंड आप भी इनफैक्ट मेंशन कर रहे थे, काइंड ऑफ पोस्टर्स वी हैव हुँ, सीन। हुँ, मतलब आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, है ना? अ, आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, शिक्षा मंत्री को तो दे ही रहे हो, हुँ, खैर। हुँ, हुँ, मतलब हर वो समाज के वर्ग को जो भी गाली आप निकाल सकते हो, आप निकाल रहे हो। व्हाट हुँ, काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इज दैट, एग्ज़ैक्टली। राइट? सो अगेन, देयर आर गुड पीपल देयर एज वेल, देयर आर बैड पीपल एज वेल। मुझे लगता है कि कई बार जो पॉलिटिकल क्लास होता है, एंड आई कम फ्रॉम दैट एंड आई से दिस वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल क्लास बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट में, ऐसी चीज़ों में, जो गलिबल पीपल होते हैं, हुँ, जो आसानी से जिनको थोड़ा सा ना बनाया जा सकता है कि यार देखो तुम्हारे साथ कितना गलत हो रहा है, उनका सबसे ज़्यादा फायदा वही उठाते हैं। एंड आई सी हुँ, दिस हैपनिंग इन दिस वन। ये ट्रेजेक्टरी अपने को पता है। मैं कल का या परसों का, अब दीपिका का बयान देखिए, उसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा, तो उसने कहा हाँ, ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा, ये मूवमेंट हम लोग चालू रखेंगे अलग से। हुँ, हुँ, कल कहा उसने, कल। और आज अभी उसने इसके बाद कहा इस्तीफे का, नहीं हमारी और 3 और ने मांगे। हुँ, It is a political platform. It's just a proxy platform of already existing parties, जो जो जनरली अभी कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो इनको इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा फॉलोइंग मिल गया, तो उन पार्टीज को भी लग रहा है कि इसी को बढ़ा के कंटेंट, डिसकंटेंट सरकार के खिलाफ क्रिएट करो। हुँ। और उस बैंड वैगन पे सारे ऑपोजिशन पार्टीज चढ़ना चाह रहे हैं कि डिसकंटेंट क्रिएट होगा तो फायदा तो सभी का थोड़ा थोड़ा होगा। हाँ, ऑलरेडी कांग्रेस से आ गया कि ये सब राहुल गांधी की वजह से हुआ, क्रेडिट ले तो वो तो यार इस पे तो पूरी दुनिया हंस देगी, मतलब मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को, इनफैक्ट मैं अगर राहुल गांधी को किसी चीज का क्रेडिट दूंगा तो बीजेपी आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है और 3 वर्ष से सत्ता में, उसका क्रेडिट मैं दे सकता हूँ। So that's laughable. That person cannot move a glass of coffee on his table, to be honest. बट आपको ये लगता है कि जेनजीज को समझने में या फिर उनको कन्विंस करने में थ्रू कम्युनिकेशन और थ्रू अंडरस्टैंडिंग देम बीजेपी हैज़ अ लॉट टू डू देयर? So सी ये ना एक परपेचुअल गैप रहता है, इनफैक्ट आप और आज से नहीं, हमेशा से आप ये सुनते होंगे, हमारे फादर्स बोलते थे तुम्हारा जनरेशन तो तुम्हें हमें समझ ही में नहीं आता, उनके फादर्स यही बोलते होंगे, हमेशा होता है। तो वो गैप अभी भी दिखेगा, स्पेशली जैसे जेंजी मेरे से एक जनरेशन बाद वाला होगा, राइट? बीसीएस के गैप पे बोलते एक जनरेशन आ जाता है। जो अभी पॉलिटिकल क्लास है, लीडरशिप, उनसे तो 2 जनरेशन का, 3 जनरेशन का गैप हो गया। तो ऑफ कोर्स वो कम्युनिकेशन के मेथड, स्टाइल, वर्ड्स, तरीका बहुत डिफरेंट है। उसको अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या हम लोगों ने सही से रीड नहीं किया या सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाया? बिल्कुल गैप्स रहे होंगे। और तभी तो वो जो कन्विक्शन होना चाहिए था, वो विश्वास होना चाहिए था कि इवन दो द पेपर हैज लीक्ड, द गवर्नमेंट विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू रिस्टोर इट, टू सॉल्व इट। शायद वो कम्युनिकेट नहीं हो पाया, राइट? तो and उस कम्युनिकेशन गैप का ही तो फिर किसी ने फायदा उठाया। एंड एजुकेशन इज ए वेरी नोबल कॉज, तो उसमें पेरेंट्स को भी हो, सबको लगता है कि यार मेरे बच्चे का भविष्य है, है ना, इससे है कॉम्प्रोमाइज़ ना। नहीं होना चाहिए। एवरीबडी सी,
every politician also, right? And I'm speaking on behalf of everybody across party lines. They are also citizens first. They're also somebody's father, somebody's son, somebody's husband, wife, and so on, right? तो कुछ भी अगर एक कंसर्निंग टॉपिक है, एक इशू है, तो अक्रॉस क्लास है. ऐसा कोई थोड़ी है कि पॉलिटिशियंस के बच्चों ने नहीं ली होगी एग्जाम, या उनके घर वाले परेशान नहीं होंगे, उनके वाले भी परेशान होंगे. बट अगेन, टू बी एबल टू डिफरेंशिएट अ प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम के तौर पर, और टू बी एबल टू सी कि वो पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है और प्रॉब्लम क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसको मैंने जो देखा है वो पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर लिया जो नया प्लेटफॉर्म है इसने, और उसने ये जो नो फॉलोअरशिप और वो सब गेन कर ली यूटिलाइजिंग दिस. बट फिर से वही कह रहा हूँ, डू आई रियली थिंक इस रेजिग्नेशन से एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, पेपर लीक्स कल को रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे यार. इट नीड्स अ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. अरुंधति रॉय का वायर पे एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो पुलिस है उन्होंने ट्रक फुल ऑफ स्टोन्स मंगाया था. ऑफ कोर्स इट डजंट हैव एनी No, प्रूफ no. टू सब्सटेंशिएट दैट. एंड देन देयर वाज अनदर टर्म कॉल्ड एज हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी टॉर्चरिंग द स्टूडेंट्स. सो इंटरनेशनली अब जब ऐसे आर्टिकल्स पढ़ते हैं लोग, ऑफ कोर्स इज इंडियाज इमेज एट स्टेक. So how much of this leftist mindset while writing such articles or giving such media interviews affect international image for India? And how should BJP counter? तो यार मेरा प्रॉब्लम इसी से है कि अगर ये प्लेटफॉर्म ना, जैसा शुरू में इन लोगों ने कहा था कि हम ए पॉलिटिकल है, किसी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, अगर वो एक्चुअली होता तो दे वुड नॉट हैव इनवाइटेड सच फ्रिंज एलिमेंट्स. मान लो तुम्हें राइट पे एक्सट्रीम व्यूज से दिक्कत है, तो लेफ्ट के भी एक्सट्रीम व्यूज से भी दिक्कत होनी चाहिए ना. उस पूरे स्टेज पे और उसके आसपास यू कैन क्लियरली सी वो ऐसा के स्टूडेंट्स हैं, SFI वाले हैं, नहीं AISF के, मतलब 90% वही आपको वहाँ पे दिख रहा है. नहीं, सेम सेट ऑफ लोग है, सेम प्रकाश राज, सेम योगेंद्र यादव, सेम अरुंधति रॉय, ऑल ऑफ दो सेम पीपल, प्रशांत भूषण, संजय सिंह, सब के सब वही. तो फिर आप बोल रहे हो कि ए पॉलिटिकल है. हाउ इज दैट पॉसिबल? दैट इज फर्स्ट. सेकंड, यार जितने वीडियोस मैंने देखे हैं, राइट, आई सॉ कि 17-18 दिन तक, 18 दिन नहीं 20 दिन ऑलमोस्ट ना, जब तक वो जंतर मंतर पे बैठे हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या किसी पुलिस वाले ने जाके वहाँ किसी एक बंदे को भी छुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं. पहले तो उनको 20 दिन का प्रोटेस्ट का परमिशन ही नहीं था, राइट. यार जंतर मंतर इज नॉट अ सिट इन धरना कंटिन्यूस वाला ना, 2 दिन 3 दिन का करके आप वहाँ से हटना होता है. फिर भी पुलिस ने एक बार भी वहाँ पे किसी को कोर्स नहीं किया. दैट्स अ वेरी फैक्ट. vis-a-vis, अगेन जस्ट कंपेयरिंग, नॉट जस्टिफाइंग ऑन, केरला में there's 90 people have been booked yesterday, क्योंकि सेम वो CJP के प्लेटफॉर्म पे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस का परमिशन नहीं था, तो उन्होंने 90 लोगों को बुक कर दिया है. सेम केरला में, राइट. ये मेनस्ट्रीम न्यूज़ में हेवी नहीं, आई थिंक आप देखो ना, रेयरली उसी राहुल गांधी के केरला में, जिसको ये सक्सेस बता रहे हैं, वहाँ पे 90 लोगों पर केस हो चुका है, सिर्फ प्रोटेस्ट में बैठने के लिए, वायलेंस नहीं. तो 18-20 दिन तक तो वहाँ पे किसी कोई कोर्शन नहीं हुआ. जिस दिन इन्होंने कहा हम संसद को मार्च करेंगे, उस दिन भी आप देखिए, जहाँ तक बैरिकेड थी, जब तक ये लोग बैरिकेड के उस पार भी थे, डिड पुलिस क्रॉस एंड मेक एनी एफर्ट्स? नो. बैरिकेड तोड़ के जब ये वापस आए, एंड द फर्स्ट सीन दैट आई सी इन अ वीडियो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वायलेंस, जो CCTV रिलीज किया है, करेक्ट, उदिप के ट्रक पे चढ़ा हुआ है, पुलिस वाले को भीड़ पकड़ के पीट रही है लिटरली. और उसमें फिर अचानक से सब पुलिस वाले एक्शन में आते हैं और डंडा चलाना शुरू कर देते हैं. हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस सेइंग कि पुलिस वाले ने डंडा चलाया? एंड नंबर ऑफ वीडियोस दैट आई हैव सीन, राइट, रेयरली कहीं भी प्रोटेस्ट में, हम लोग प्रोटेस्ट में जाते हैं यार, अपने हिम्मत नहीं है कि पुलिस वाले को पकड़ पीट दे, हिम्मत नहीं है. दैट्स अनटचेबल फॉर अस. हम बैरिकेड भी तोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, पुलिस पे हाथ नहीं उठा सकते. दैट टू इन अ हाई सिक्योरिटी पेरीमीटर जोन लाइक करेक्ट. पुलिस पे हाथ उठा, CRPF वाले को पटक के पीट रहे हैं, DCP को दे, वो घायल, उसका इनफैक्ट इंटरव्यू आया. तो उसके बाद यू एक्सपेक्ट द पुलिस नॉट टू इवन रिएक्ट. हाउ इज इट पॉसिबल? राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. वहाँ बहुत सारे वैसे लोग थे, आई नो देयर आर पीपल हु हैव गॉन, दोज हु वुड नॉट हैव डन दिस, बट उस भीड़ में बहुत सारे गलत लोग भी पहुंचे हुए दिखे मुझे. और उनके जो भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट रहे होंगे, शायद उनको नीड से भी मतलब नहीं रहा होगा, बट द काइंड ऑफ हुलिगनिज्म
that you saw there. So it had to be resorted, right? Now, whenever this kind of a thing happens, then you'll see कि नहीं ये proportionate नहीं था, ये disproportionate था. वो तो हमेशा डिबेट रहेगा. बट जब तक आप संसद की तरफ मार्च नहीं करते, अब बैरिकेड तोड़ के आप जा रहे हो, आपको संसद में थोड़ी कोई घुसने दे देगा यार. एंड देन यू से डेमोक्रेसी इज इन डेंजर. आप खुद कितने हिपोक्रेट हो कि डेमोक्रेसी का सबसे जो बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट. अब संसद में तुम बोल रहे हो मुझे घुसने दे दो, मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू डू? और कैसे वो पुलिस घुसने देगी तुम्हें संसद में? अभी मैं आते समय कैब में देख रहा था, इस्तीफे के बाद अभी का लाइव फुटेज आ रहा है, वो जो पूरा मार्ग है, संसद मार्ग जो ब्लॉक्ड है, उस पर पूरे पत्थर चल रहे हैं, मतलब लाइक एनीथिंग, और पुलिस भाग रही है अभी. व्हाई नाउ? फॉर व्हाट? क्योंकि चेकमेट हो गया ना. खत्म हो गया प्रोटेस्ट. करेक्ट. तो मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब अभी क्यों पत्थर फेंक रहे हो? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो उसमें लॉट ऑफ ऐसे एलिमेंट्स घुसे हुए हैं जो मतलब वेरी बैड एलिमेंट्स आई वुड से, राइट? नहीं, मैं तो 4 दिन से था, आपको बोल रहा था. तो आई हैव सीन मिक्स्ड क्राउड. एक जेन्युइन स्टूडेंट्स जो है बहुत छोटे छोटे हैं, काइंड ऑफ 19-20 ईयर्स के बच्चे. देन देर आर स्लम किड एलिमेंट्स जो सेक्स पर्वर्टेड जोक्स मार रहे हैं, फक मोदी ये वगैरह, मेलोनी क्या क्या, हमारी भाभी ये वगैरह. और सब खुश हो रहे हैं क्योंकि एक ग्रुप में 5-6 बंदे हैं, एक ने कोई जोक मार दिया और बाकी सब हंस रहे हैं, वाह क्या जोक मारा, काइंड ऑफ. वो 70% क्राउड है. और बाकी जो क्राउड है लेफ्ट इकोसिस्टम क्राउड है, फार्मर ट्रेड वाले पता नहीं कहाँ से आ गए, वो क्राउड है. मैंने एक भी सोल्यूशन ओरिएंटेड प्लैकार्ड नहीं देखा. करेक्ट. जो बता और रहा है होंगे कि भी तो वो digitization शांति से किनारे खड़े होंगे, वो 2-4 गिने चुने होंगे. नहीं, वो भी नहीं, एक भी नहीं देखा हमने. और वो वॉइसेस ना, क्या होता है कि ऐसे मूवमेंट में जो सेन वॉइसेस होते हैं वो दब जाती हैं. हाँ, क्योंकि आप लॉजिकल वहाँ पे बात करोगे ना तो कोई सुनने वाला नहीं है, और ज़्यादा आप लॉजिकल बात करोगे तो वही लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे. बिल्कुल. तो कभी भी इस प्रकार के प्रोटेस्ट में आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा चिल्ला सकता है और सबसे ज़्यादा नास्टी चीज़ बोल सकता है, वो उस समय वहाँ का हीरो होगा, राइट? और वो ओवरटेक कर लेगा वहाँ का लीडरशिप. सेम थिंग हैपेंड देयर. वो जो वहाँ पे जेन्युइन वॉइसेस होंगे, शायद एक्चुअली इफेक्टेड उसमें कुछ लोग जो होंगे वो किनारे खड़े होकर देख रहे होंगे. एग्जैक्टली. राइट. नहीं, वही है, वही सीन है. बाकी सब नाच रहे हैं गाने बजा के. तो वेरी सैड. लेकिन आपको लगता है जो CJI का जो था रिमार्क कॉकरोच को लेकर, अभी फिर से एक रिमार्क आया कि वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट एंड सी दोज वीडियोस, सेंसिटिव इनसेंसिटिव कैसा था? नहीं, सी अगेन बहुत फैक्चुअली देखना पड़ेगा उसको. जिस तरीके से CGI इज़ अ न्यूट्रल बॉडी, राइट, उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, व्हाट ही सेड इज़ वेरी वेरी क्लियरली. उन्होंने क्या कहा, एक बहुत ही फ्रिवलस कोई PIL आया था, तीसरी बार आया था. इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली वो PIL था कि जजेस अपॉइंटमेंट में या कुछ था, या सीनियर एडवोकेट अपॉइंटमेंट के लिए एक PIL आया हुआ था. ही वॉज अपीलिंग कि मैं सीनियर एडवोकेट, और तीसरी बार वो PIL था. So that is rubbish of saying that there's a process to it, due process to it. You cannot keep filing such PILs and wasting our time, right? There is where he said such kind of people who have nothing to do, right? Who have nothing to do and are like, acting like parasites and cockroaches. We can debate those words कि वो words नहीं use करना चाहिए, दूसरा use करना चाहिए. His intent was to say there are some people who are misusing, लॉ डिग्रीज या जो प्लेटफॉर्म्स है वैसे, जहाँ पे शायद जेन्युइन कॉजेज जाने चाहिए, वहाँ पे इस तरह के कॉजेज को ले जाके. दैट वाज द एंटायर. नाउ समबडी पिक्ड अप ऑन दैट वर्ड. सो अगेन इट्स वेरी पॉलिटिकली लोडेड एंड वो पिक्ड अप ऑन दैट वर्ड और इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया कि कॉकरोच हम हैं एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. इट गेन ट्रैक्शन ऑफ कोर्स बिकॉज ऑन सोशल मीडिया अ लॉट ऑफ थिंग्स गेन ट्रैक्शन, राइट? एंड देन इट फेल्ट लाइक इट कैन बी पॉलिटिकली यूज्ड वेरी वेल. तो उसका पॉलिटिकल यूज़ आ गया. उस समय जब वो बनाया तो उसने कहा कि ये पॉलिटिकल ऐसी फन के लिए पैरोडी है. पैरोडी इज़ व्हाट दिस सेड. उस समय तो कोई डिमांड्स भी नहीं थी. बाद में दिखा कि यार इतना ज़्यादा सपोर्ट आ गया है तो कोई एक डिमांड उठाते हैं, विच कुड बी वेरी प्रोबेबल ऑल्सो, क्योंकि उस समय तक ऐसे भी लग रहा था कि कैबिनेट रीशफल होने वाला है, तो मे बी ही वुड बी मूविंग आउट, राइट? पहले भी थोड़े कॉन्ट्रोवर्सी UGC के समय हुआ था, तो लगा कि एक अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो अपने को लेजिटिमेसी मिल जाएगी. करेक्ट. कि हमने डिमांड रखा और वो सक्सेसफुल हो गया. सो पॉलिटिकल एडवांटेज होगा. इट्स वेरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो जेन्युइन कॉज रेजिग्नेशन मांगना इटसेल्फ इज अ वेरी पॉलिटिकल ओल्ड एज ट्रिक. करेक्ट. तो वो जो जेन्युइन कॉज, अगेन कॉज वर्सेस पॉलिटिकल नैरेटिव में उसका पॉलिटिकल नैरेटिव जीत गया. कॉज का अभी तक नहीं पता.
मैं पर्सनली सपोर्ट भी करता अगर कोई बोलता है कि फुल प्रोसेस डिजिटाइज हो जाए, बोलते काइंड हैं ऑफ सोल्यूशन। एग्जैक्टली या वो यू वुड हैव सेड इसी गवर्नमेंट को तुम बोलते एक लॉ लेके आइए जिसमें अब के बाद कोई भी ऐसे एग्जाम पेन एंड पेपर नहीं होगा, दैट आई वुड हैव सेड कि और योर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। वो तो ऑलरेडी आ गया इनफैक्ट कैबिनेट में डिसाइडेड कल ही आ गया हाँ कल ही। Correct. हाँ करेक्ट। तो बट नोबडी स्पीकिंग अबाउट दैट ना, रेजिग्नेशन दे दो, वाह हो गया खत्म सब सॉल्व। ईगो बैटल। यस एक एक्यूजेशन है बीजेपी पे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते मोदी जी, क्या कहना है आपका? यार देयर आर लॉट ऑफ लीडर्स, देयर ओन स्टाइल्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, सबको एक तरीके से जज नहीं कर पाओगे। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन और इतने सारे वीडियोस और फोटोज अवेलेबल हैं जिसमें फॉरेन डेलीगेट्स हैं, डिग्निटरीज हैं, हेड्स ऑफ स्टेट हैं, एम्बेसडर्स हैं, और इसमें जो मेन कुर्सी है 2 कुर्सियाँ लगी हैं जिसमें फॉरेन डिग्निटरी बैठे हैं और सोनिया गांधी बैठी है और मनमोहन सिंह किनारे बैठे हुए हैं। There are at least tens of such pictures. So just because he did press conferences, would you call him a more stronger prime minister or accountable prime minister? I have seen, videos of events where he stood up to give his chair to Sonia Gandhi. So would you call him a more, जो भी whatever word you have to use, a prime minister? No, everybody has their own styles. प्रधानमंत्री अभी इंटरव्यूज देते हैं, काफ़ी इंटरव्यूज दिए हैं। अब ये कहना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टाइल में क्यों नहीं सारे सवाल लेते हैं, संसद सत्र के शुरू में इनफैक्ट ही डज दैट प्रेस ब्रीफिंग्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है उस पर करते हैं। अभी इसी इवेंट पे भी इनफैक्ट जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, केम ऑन इंस्टाग्राम एंड पोस्टेड दोज वीडियोस। उसका भी मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, सो अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हर किसी का कम्युनिकेशन स्टाइल अलग अलग हो सकता है, तो नेसेसरी नहीं है कि और फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होता है वो कोई इशू बेस्ड नहीं होता है, वो है कि मेरे को क्रिटिसिज्म करना है तो करना है। कल को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो तुम खुश हो जाओगे उनसे, फिर नहीं क्रिटिसाइज करोगे, कुछ और criticism फिर बोलोगे कि नहीं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए इसमें वो वाला चैनल से सवाल नहीं लिए। आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस। नहीं श्योर। मोदी जी हमसे बात हाँ, नहीं कर जो रहे थे 3 लेकिन- सवाल पूछे वो तीनों तो उन्हीं के फेवर वाले थे, वो चौथे वाले से क्यों नहीं Scripted लिए? थे, हाँ, वो चौथे वाले से नहीं लिए, चौथे वाले से लेने को छठे वाले से क्यों नहीं लिए? दैट्स अ नेवर एंडिंग। सी द पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है कि प्राइम मिनिस्टर अपने सिटीजन्स को एड्रेस कर पा रहे हैं ब्रॉडर इश्यूज पे, इश्यूज ऑफ कंसर्न पे, क्या उनके कंसर्न्स उन तक पहुंच रहे हैं? दोनों में मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देखता हूँ। इस प्रधानमंत्री ने शायद इतना कनेक्ट किया होगा देश के सिटीजन से हर इशू पे, इनफैक्ट उतना रेयरली किसी प्राइम मिनिस्टर्स ने किया होगा। अगेन आई डोंट वांट टू कंपेयर और डिमीन सम अदर प्राइम मिनिस्टर। आप कुछ भी इश्यूज देखिए, एग्जाम्स के पहले जो हर बार ही डज कॉन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट्स इन हॉल्स, राइट? He did a conversation with all the creators of the new economy, right? He has done so many conversations with the industrialists. हर तरह के कॉन्वर्सेशंस करते हैं, तो जहाँ पे वहाँ बात करते हैं, क्या वहाँ पे दोनों तरफ से बातें नहीं होती? बिल्कुल होती है। So again, everybody has their own conversation styles and what they want to focus more on. बट ये रेजिग्नेशन वाले डिसीजन में फिर से आते हैं, डू यू थिंक ये काइंड ऑफ रॉन्ग प्रेसिडेंस है टू एग्री टू स्ट्रीट प्रोटेस्ट लाइक दिस एंड एजिटेशन फॉलोड बाय एजिटेशन, कि अगर प्रोसेस ये है कि आप पार्लियामेंट में आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए एंड देन डिसीजन वुड हैव बीन टेकन, ये कैसा प्रेसिडेंस सेट करता है? So again, योगेंद्र यादव का बयान आपने सुना ही होगा। हाँ, अरे या योगेंद्र यादव। सो एंड द आयरनी इज योगेंद्र यादव खुद को सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं, मतलब चुनावी विश्लेषक, और अब वो कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र संसद से नहीं सड़क से तय होगा। यार जो भी इंडिया में प्रेस फ्रीडम की बात करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है और कहता है कि वो स्टाइफल्ड है, इस तरह की चीज़ें आप किसी और चाइना में बोल के दिखाइए ना, ये यूएस में, मतलब इस तरह की चीज़ें आप बोल के, और कितना यू फील वेरी प्राउड ऑफ योर इंटेलेक्चुअलिज्म टू से कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एंड मैं बहुत दिन से ऐसा बोल रहा हूँ। स्टिल यू हैव द डेमोक्रेसी इन डेंजर नैरेटिव। करेक्ट, तो दैट्स द बिगेस्ट आयरनी। दूसरा, सी अगेन इसका कोई राइट आंसर नहीं है। मैं आई एम फॉर अकाउंटेबिलिटी, राइट? एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस काफ़ी बार जब इस तरह की कोई घटना हुई है, मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन किया है, प्राइम मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन किया है। इनफैक्ट एक बार एक बहुत बड़ा रेल दुर्घटना हुआ था, नीतीश कुमार ने खुद से रिज़ाइन कर दिया था।
जब जैन हवाला स्कैंडल आया था तो उसमें आडवाणी जी का नाम आया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं जब तक इससे क्लियर नहीं होगा मैं संसद में कदम नहीं रखूंगा। अगेन ईच टू देयर ओन, उनको लगता है कि ये मेरी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी है। तो अकाउंटेबिलिटी इज गुड, लेकिन बीइंग कोअर्स्ड इनटू अकाउंटेबिलिटी, दिस इज द एग्जैक्ट केस ऑफ प्रधान जी। बिकॉज बिकॉज एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कोअर्स कर रहे हैं कि दिस इज द सोल्यूशन यू विल हैव टू टेक। नोबडी इज सेइंग इट डज नॉट नीड टू बी सॉल्व्ड। सरकार भी कह रही है कि यार वो जो हुआ वो गलत है, नीट का पेपर लीक बहुत बड़ा ब्लंडर है, सरकार के ऊपर भी तो उसके छींटे आते हैं ना, गलत कोई भी कुछ भी होता है तो, एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। अभी वो जो लॉ आ रहा है नया एंटी इसके लिए, बट ये कहना कि मेरा सॉल्यूशन यही है और मेरे साथ ये इतनी बड़ी भीड़ है जो अनरूली हो सकती है अगर ये वाला सॉल्यूशन नहीं हुआ। आई डोंट नो, मतलब इफ दैट्स द, फिर तो यार इसका तो कोई अंत ही नहीं है। मैं तो फिर से वही कह रहा हूँ कि मैं इतने सारे इंस्टेंसेस होते हैं, मैं अपने स्टेट में बोलूँगा कि हर दिन मेरे यहाँ हेल्थ में मैं जो ऐसी ऐसी तस्वीरें देखता हूँ, हर दिन रिपोर्ट्स देखता हूँ कि एम्बुलेंस नहीं मिला तो एक प्रेग्नेंट महिला को 4 किलोमीटर तक खटिया पे लेके जा रहे हैं गांव वाले, शव को कार्टून में लेके जा रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर ने गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो मर गए, HIV इन्फेक्टेड ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो, मैं हर दिन का बता रहा हूँ, रियल केसेस, राइट। वो सलाइन लेके एक बेटी खड़ी है अपने बाप का क्योंकि उस पर वो लगाने वाला रॉड नहीं है, ऐसे 1000 बता सकता हूँ। तो मेरे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या रिज़ाइन किया? अभी तक नहीं किया। एंड दिस इज जस्ट वन डिपार्टमेंट दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट। मैं सेम वहाँ के एजुकेशन में भी बात कर सकता हूँ, मैं वहाँ के एग्रीकल्चर में बात कर सकता हूँ। एग्रीकल्चर में हम लोग धान खरीदी करते हैं जो फार्मर से, वो मार्च ख़त्म हो गया, 50% से धान ही नहीं खरीदा। तो क्या उन्होंने रिज़ाइन किया? अभी वो आधा हमारे यहाँ जो धान का बुआई का सीज़न पार हो गया, उनको अभी तक बीज ही नहीं मिला, खाद ही नहीं मिला, तो क्या उसने रिज़ाइन किया? एंड देयर कुड बी न्यूमरस फेलियर्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, एक पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट अगेन नाउ डू आई फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड से कि जब तक ये हटेगा नहीं तब नहीं तुम बर्बादी कर देंगे वहाँ पे रांची के मेन रोड पे? वुड आई बी जस्टिफाइड इन सेइंग दैट? आई डोंट नो। ऑब्जेक्टिव तो यही लग रहा है अभी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमोशनली इन्वॉल्व हैं, उनको लग रहा है कि गलत हुआ है, हु हैव फॉलन, और जो फॉर्डर बन गए एक पॉलिटिकल नैरेटिव का, किसी और के पॉलिटिकल एम्बिशन का, आई वुड से। प्रधान जी ने रेजिग्नेशन के वक्त ये भी बोला है कि बिकॉज ऑफ एंटी नेशनल एलिमेंट्स, तो वो एक रीज़न हाईलाइट किया हुआ है। क्योंकि उसमें बहुत सारे आप देखेंगे, इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, दिल्ली गवर्नमेंट ने फेशियल रिकग्निशन यूज़ करके कुछ, इफ़ आई एम करेक्ट, 2500 उसमें से लोगों को आइडेंटिफाई किया हु हैव क्रिमिनल केसेस। हाँ, जस्ट थिंक ओवर दिस, कि संसद मार्ग में 2500 ऐसे लोग एक साथ थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है, सिविल केस नहीं। तो आप सोचो वो क्या भीड़ हो सकती होगी, वो क्या कर सकते होंगे। सो दैट्स व्हाट, बहुत गलत लोग उसका फ़ायदा उठाने लगे, उस पूरे सही कॉज का गलत फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादा दिख रहे हैं। प्लस जैसे मैंने कहा कि अब उसमें लद्दाख की आज़ादी आने लगी, वो कश्मीर की आज़ादी आने लगी, शर्जिल इमाम से उमर खालिद से लेके एवरी काइंड ऑफ नैरेटिव, जाति सूचक गालियाँ मैंने उसमें सुनी, ऑन कास्ट्स। मैं एक लड़की का देख रहा था वीडियो, वो सब जो वो JNU के नारे होते थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते जा, ऑल काइंड्स ऑफ हिंदुज़म के खिलाफ, ऑल काइंड्स ऑफ, उसका इन चीज़ों से नीड से क्या लेना देना है? हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट? एंड हेंस व्हाट इट वाज स्पायरलिंग इनटू, डे बाय डे जो दिख रहा है, वो जितने गलत लोग थे जिनको कुछ भी खुन्नस थी वो सब उस स्टेज पे आ गए। जितने भी मतलब गवर्नमेंट जिन्हें पसंद नहीं आ प्लेटफॉर्म रही, मिल गया, यूनाइटेड प्लेटफॉर्म मिल गया उनको, और जो रियल कॉज था वो बस एक कोने में बची है, बाकी सारा भड़ास निकाल रहे हैं। आप बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करते हो, आई एम श्योर। जेंजीज जब ये लेवल आता है तो हम सिटीज़ के जेंजीज के बारे में सोचते हैं, पर रूरल में भी जेंजीज है। है ना। सो हाउ आर दे सीइंग द होल सिचुएशन? पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, चाहे इकोनॉमिक अवेयरनेस हो, नॉलेज बेस स्किल्स, आप कैसे देखते हो द होल सिचुएशन इन फ्यूचर? सी, हर जनरेशन का अपना एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें वो पला बढ़ा होता है और इसके कारण उसके शेप होते हैं व्यूज़। सो फॉर एग्जांपल अभी का जो जिंदगी देखोगे आप, जो कहते हैं 97 के बाद बॉर्न है, राइट, जो हमारा जनरेशन है मिलेनियल्स बोलते थे, 81 टू 97, तो वी वर बॉर्न, और उसके पहले और हमारे फादर का जनरेशन मान लीजिए आप,
जो हमारे फादर का जनरेशन है वो इतनी इतनी हार्डशिप्स देखी थी विच इज़ अनइमेजिनेबल. उनके लिए सड़कें, बिजली, पानी कुछ नहीं था, राइट. दे वॉक 10 किलोमीटर्स टू गो टू स्कूल एंड सो ऑन. एंड दिस 90% ऑफ इंडिया ने यही किया है. सो देयर वर्ल्ड वॉर सर्वाइवल, मतलब जिंदा बचना है बेसिकली, राइट. उसके लिए जो करना पड़े. तो उनके सारे वर्ल्ड व्यूज आप देखोगे तो उनको एक बार जॉब मिल गई तो कोई जॉब स्विच नहीं करता था. ऑप्शंस भी नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 60 ईयर्स तक वही. है ना. बट ऐसे भी जॉब स्विच करना वाज नॉट समथिंग वेरी डिजायरेबल. जैसे जो प्राइवेट कंपनीज में भी, टाटा में भी गए तो 60 साल तक टाटा में ही रहेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल. वो फिर चेंज नहीं करेंगे, राइट. सो जॉब स्विचिंग वाज द लास्ट थिंग समबडी वुड ट्राई एंड डू. हमारे जनरेशन में जब आया तो वी वर लाइक बेसिक एम्यूनिटीज़ थी हमारे पास. हमने सड़कें देखी, बिजली जाती थी लेकिन ठीक है, मतलब 16 घंटे 18 घंटे रहती थी, 6-8 घंटे नहीं रहती थी. स्कूल्स थोड़े ठीक हो गए थे, प्राइवेट स्कूल्स आ गए थे, डीएवीज आ गए थे, यू नो वी कुड गो देयर. तो जो एजुकेशन मिला वो मिला, दैट हेल्प्ड अस बिकम स्लाइटली एम्बिशियस टू गो बेटर देन दैट. एस्पिरेशनल हो गया. एस्पिरेशनल हुए, राइट. अगेन वेरी एक मिडिल सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, ब्रॉडर सेगमेंट, उसमें भी एक्सट्रीम्स होंगे आपके. तो वी कुड टेक दो स्लाइट अमाउंट ऑफ रिस्क. सो वी वुड से यू नो जो थोड़ा बेटर पे करेगा तो मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा फॉर एग्जाम्पल. सो जैसे मैंने कहा कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं करने का मैंने क्यों, क्योंकि आई कुड सी एनफ प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग अप विच वर बेटर पेइंग. ज़्यादा यू नो अच्छे लग रहे थे, ऑफिस होंगी थे, यू नो आई कुड से कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मुझे मिलेगी मेट्रोज में. तो अपॉर्चुनिटीज़ दिखे तो आई कुड बी दैट रिस्की, राइट, सेइंग कि मेरे पास सेफ्टी नेट है, मेरी फैमिली को खाने की दिक्कत नहीं है. तो लॉट ऑफ वर्ल्ड व्यू और शेप बाई दिस, थोड़ा जो कंफर्ट हमें मिल पाया बेसिक. नो उसके बाद का जनरेशन जो आया जेनजी, इट केम इन इवन बेटर, स्लाइटली मोर कंफर्ट, राइट. उसने इलेक्ट्रिसिटी देखी है दिन भर मोटा मोटी घर पे, ज़्यादातर तब तक जगहों पे. इनफैक्ट देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत ही जाती होगी, रोड्स बहुत अच्छे देखे उन लोगों ने, राइट. स्कूल्स इवन बेटर हो गए, कॉलेजेस इवन बेटर हो गए, ग्लोबल अवेयरनेस इवन बेटर हो गया. They knew about schools in the US. They knew about law as a career. They knew about, you know, fashion designing as a career options. They saw that. अभाव वाला जो वर्ल्ड व्यू है वो सुने होंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, लेकिन उन्होंने देखा नहीं होगा ज़्यादातर. अगेन मैं अभी भी ऐसे लोग हैं सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, बहुत ब्रॉडर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ. तो नाउ दिस जो ये नया जनरेशन है, दे वुड से जनरली कि यू नो वी डोंट नीड टू वर्क फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल, और इवन टू से कि यू नो आई हैव टू मेक माई, वो फैमिली ने जो एक मेहनत की है उसको कंटिन्यू करना है, उसको बेटर करना है. नाउ आई नीड अ सर्टन व्हाई शुड आई डू दिस टाइप्स. दैट हैपेंस व्हेन यू हैव दैट प्रॉस्पेरिटी एंड बैकिंग एंड यू नो सेफ्टी नेट्स. सो जनरली आई हैव सीन देम स्टार्टिंग आस्किंग क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल जैसे मेरे जनरेशन तक भी मैं देखूंगा कि यार ऑफिस में अगर 7-8 बजे तक रुक रहे हैं तो मैं भी रुक जाऊंगा, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, राइट. सही गलत पे नहीं जा रहे हो. जितने मेरे दोस्त हैं वो 10 बजे तक 12 बजे तक काम कर रहे हैं. अगेन आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग दैट, बट दैट्स हाउ इट, एंड वी थॉट इट वाज रॉन्ग कि सब रुक रहे हैं तो मैं भाग जा रहा हूँ. बट दिस न्यू जनरेशन आई वुड सी देम आस्किंग कि यार जब 6 बजे तक ही ऑफिस है तो मैं उसके बाद क्यों रुकूँ. करेक्ट. एंड आई हैव टू गो टू फाइंड जिम और यू नो वॉट एवर परस्यूट आई हैव आफ्टर दैट. इन अ वे अ गुड थिंग इन फैक्ट. तो दोज आस्किंग क्वेश्चंस यू नो ऑफ व्हाई ऑफ थिंग्स वुड बी डिफरेंट देन आर्स. तो इसलिए हर जनरेशन का अपना सोशल कॉन्टेक्स्ट है. नाउ बहुत सारे लोगों को ये गलत भी लगता है कि यार तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, एंटाइटल्ड है, राइट, कि यू नो लुक एट अस वी वर्क सो हार्ड एंड तुम्हें जो मिल हर जनरेशन, मतलब हमारे पिताजी भी वही है ना बोलते थे. तो आगे सी इन चीज़ों में कुछ सही या गलत नहीं होता, अपना अपना वर्ल्ड व्यू होता है, क्योंकि उन्होंने जो देखा है उसके हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव से, उनका वर्ल्ड व्यू. फिर इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा पॉलिटिकल साइड से भी देखता हूँ. वी हैव सीन गवर्नमेंट्स लाइक एनीथिंग. हमने 90s में देखा है कि वो संयुक्त मोर्चा की सरकार में क्या होता था, मतलब वो पार्लियामेंट मजाक बना हुआ रहता था. कभी वो 96 में इसकी सरकार बन गई तो कांग्रेस बाहर समर्थन दे रही है, फिर वो सरकार गिर गई, फिर आई के गुजराल प्रधानमंत्री बन गए, फिर कांग्रेस साथ आ गई, फिर कांग्रेस हट गई, फिर अटल बिहारी जी की बीच में 13 दिन की जो सरकार थी उसको वो गिर गई, फिर 13 महीने की सरकार आई, 1 वोट से गिर गई. मतलब इट वॉज अ जोक. गवर्नमेंट स्टेबिलिटी वॉज अ जोक, राइट. तो मतलब हम लोगों ने वो दौर देखा है. जेनजीज ने नहीं देखा है वो. वी वर इन बिहार, तो बिहार में तो हम लोगों ने मतलब वो मजाक देखा है, दुनिया का सबसे बड़ा मजाक लालू का एरा देखा है हमने. तो हम तो बस ये लगता था कि जिंदा रह जाएं बस, यू नो मतलब बाकी सब सड़क पानी नहीं चाहिए हमें, जिंदा रहने दो बस हमें. जिन्होंने नहीं देखा है वो ब्रोकन प्रोमिसेस जरूर पढ़े. तो जिंदा रहना वाज लाइक, राइट.
सो वहाँ मतलब कुछ और बिजली पानी मिल गई तो हम लोग तो बहुत खुश रहते थे कि यार बिजली पानी मिलती है यहाँ पे, राइट? नाउ दिस जनरेशन व्हेन दे ग्रू अप दे हैव नाउ सीन ब्रॉडली द बीजेपी गवर्नमेंट ओनली। हम्म, उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट भी नहीं देखी है 4 से 14 वाली, नहीं देखी है। राइट? उस समय बच्चे होंगे, दे हैव राइट? वन यूनिलेटरल पर्सपेक्टिव। करेक्ट। तो अब वो बीजेपी सरकार देख नाउ, सो हेंस व्हेन दे क्रिटिसाइज जैसे कि हम लोगों ने सरकार देखी है तो बीजेपी का परफॉर्मेंस ऐसे था, ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, सो दे कंपेयर विद इन देम ओनली। 14 से 19 में ऐसा था, या उस मंत्री का ऐसा है, इस मंत्री का ऐसा है, एंड हेंस द एक्सपेक्टेशंस वुड बी हायर, राइट? फिर वो कंपेयर करेंगे ग्लोबल गवर्नमेंट से, ग्लोबल जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, करेक्ट। राइट? सो एंड हेंस वो जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो हायर थ्रेशोल्ड पे आएगा। ट्रू। कैपिटलिज्म को लेके इतना गुस्सा क्यों है जनरली फ्रॉम इंडियंस? सी बहुत सारा बिल्टअप भी होता है, मतलब बिल्ड किया जाता है, और बहुत सारा मे बी थोड़ा जेन्युइन भी हो सकता है। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड इज नॉट 100% परफेक्ट, ठीक है? एंड ये आप हज़ारों साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री देखोगे दुनिया की, एंड स्पेशली पिछले 3-4 सालों की देखोगे, जब से नेशन स्टेट्स फॉर्म होना शुरू हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद से भी आप देखोगे तो पूरे स्पेक्ट्रम पे आप कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म तक देखोगे, उसमें से कोई भी एक ऐसा स्टैंड अलोन सिस्टम नहीं है विच इज़ परफेक्ट। सबके अपने प्रोज हैं, कौन से, और सारे देशों ने करीब करीब पूरे दुनिया ने ये पूरा स्पेक्ट्रम ट्राई करके देखा, मिक्स करके। एक्सट्रीम कम्युनिज्म, कंबोडिया में पोल पोट था, उसने कहा जो जितना उगाएगा उतना ही खाएगा, एकदम सिंपल। से लेके यूएस विच वी कॉल इज द एपिटम ऑफ कैपिटलिज्म, विच इज वॉट एवर यू परफॉर्म यू गेट टाइप्स, कट थ्रोट एकदम, द परफॉर्मेंस मैटर्स टाइप, विनर टेक्स ऑल जिसको हम बोलते हैं। नो, नन ऑफ देम इज परफेक्ट, राइट? जो कम्युनिज्म का प्रिंसिपल था, सुनने में जो बहुत लॉफ्टी लगता है, everybody is equal, state owns all the resources, equal distribution of the output, not possible, क्योंकि as human beings we are driven by incentives, right? And hence why do we do better? Because that competition, that urge to do better, that makes innovation happen, right? So, and a lot of countries, half the world tried with communism and socialism and different forms of it, right? All of it failed. There's not one successful communist nation in the world. Never was, not nor is. Plus communism plus democracy, there's not a country in the world True. which has communism plus democracy, flourishing democracy, right? तो आपको दिख रहा है कि यार ये तो खैर, और वो थियरी में नहीं जा रहे हैं हम, प्रैक्टिकल हर दिन हमने देखा है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। देन पीपल स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स फ्री मार्केट्स जो बोलते हैं, लाजे फेयर, राइट? द गवर्नमेंट इज देयर टू फैसिलिटेट, टू से यार हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, एंड ह्यूमन बींग्स विद देयर रिगर एंड देयर एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क एंड सो ऑन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट, एंड यू टेक द प्राइज। ये बहुत सक्सेसफुल दिखा बहुत सारे वेस्टर्न इकोनॉमीज में, राइट? ना उसका भी अपना ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? क्या फिर उसमें इनक्वालिटी बहुत होगी। somebody who can do very well takes a high price, somebody who cannot do very well takes a very low price, तो इनक्वालिटी होगी। तो पूरी दुनिया में बात होने लगी कि यार ये फ्लरिशिंग इकोनॉमीज तो है, लेकिन इनक्वालिटी बहुत हाई है। जो आप इकोनॉमिकली कभी भी देखोगे तो होगा ही होगा। क्यों होगा? वेन एवर देर इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो इकोनॉमी अगर 100 से 200 रुपये तक गई, नाउ वॉट एवर द डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट 100 रुपीज़, 200 पे जब वो जाएगी, तो जैसे 100 में जो प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन था, अगर उसी को आप सिर्फ मान लो, आप उसको बढ़ाओ भी नहीं, तो 200 में उसी प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को ले जाओ, तो गैप वाइडन ही होता गया, राइट? प्लस जनरल इकोनॉमिक थियरीज देखोगे तो जो रिटर्न्स ऑन कैपिटल बोलते हैं, दैट इज ऑलवेज हायर देन द रिटर्न्स ऑफ ऑन हार्ड वर्क और एफर्ट। थॉमस पिकेटी की बहुत फेमस बुक है कैपिटल, आप उसको पढ़ो। सो एसेंशियली जिसने थोड़ा सक्सेसफुल कर लिया, थोड़ा कैपिटल बन के, वो और बिल्ड करते जाएगा, और जनरेशनली इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो दुनिया में कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी आप ले लोगे तो उसमें इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि द सेट ऑफ पीपल हु आर एट टॉप वो एक्सपोनेंशियली और बेटर होते जाएंगे, नीचे वाले धीरे 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 बेटर होंगे। उसको फिर हम ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सो इज दैट बैड? नो, अगेन देयर आर मल्टीपल थियरीज। क्या नीचे वाले एकदम बेटर नहीं हो रहे? ट्रिकल डाउन में जितना ऊपर वाला हो रहा है उतना नीचे वाला कभी नहीं होगा, थोड़ा बेटर होगा। सो आपको इनहेरेंट फ्लॉज के साथ किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम को एक्सेप्ट करना ही होगा, और करना होगा कि यार
उससे ये बेटर है तो ये मैं अभी लेके चलता हूँ। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल लाइफ डिसीजंस इन द वर्ल्ड, ट्रू। राइट? तो अभी प्रैक्टिकली जितना दिखा है कि फ्री मार्केट्स में जनरली, अब उसमें बोलेंगे करप्शन है, फेवरेटिज्म, ये बिल्कुल है। कैसे नहीं है? कम्युनिज्म में नहीं है, बिल्कुल है। स्टेट कंट्रोल रिसोर्सेज में नहीं है। हम लोग तो शुरू में इतना ज़्यादा स्टेट कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज था, 50s एंड 60s, इनफैक्ट 90 तक पकड़ लीजिए। तो उसमें तो और ज़्यादा करप्शन है, क्योंकि स्टेट के पास पावर है एक एक लाइसेंस देने का, राइट? कि तुम इतना ही क्रिएट करोगे, इतनी ही बड़ी फैक्ट्री लगाओगे, इतनी ही प्रोड्यूस करोगे, इतना ही बेचोगे। तो और ज़्यादा डिस्क्रिशनरी उसके पास पावर्स है। सो वो तो कभी भी होगा। बट बिकॉज ऑफ दैट इनहेरेंट फ्लोज, क्या आप उस मार्केट सिस्टम को ही रिजेक्ट कर दोगे? रादर देन दैट यू विल ट्राई टू करेक्ट इट, विच लेट्स से अ लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज हैव डन वेरी वेल, राइट? दे सेड कि फ्री मार्केट्स ही रखेंगे, और फ्री मार्केट से जो प्रोस्पेरिटी आएगी उसको टैक्स करेंगे, और टैक्स से जो स्टेट है वो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ एंड सो ऑन। सो दैट कुड बी वन मॉडल। लेकिन अब सी नो, दिस इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, राइट? हम लोग, आप ठीक है टाइम में इतना बात कर रहे हैं, अगर इसको आप मैसेजिंग के तौर पर एक आम जनता में ले जाना है, खासकर मान लीजिए वैसी जनता जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, राइट? जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं समझ सकती है, तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में तो बता नहीं पाएंगे। अब आसान क्या है, कैपिटलिज्म गाली दे दो, ये अदानी अंबानी या जो भी नाम लेते हैं, सूट बूट सरकार, फॉरेन हाँ ट्रेड्स। हाँ, इसके कारण देश बर्बाद हो गया। और आप इस चीज़ को बार बार बोलते रहो तो लगता है कि दुनिया मेरे दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स का वो जड़ वहीं पे है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, विच इज़ नॉट ट्रू, राइट? पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट को आप एक कलर से पेंट कर दिए, यार उसी में टाटास भी तो आएंगे ना, टाटास भी इंडस्ट्रियलिस्ट ही है, तो फिर वो क्यों ठीक है? या बिरलास या जो भी, आपके जिंदल वाले भी वही है, राइट? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा दैट आई वाज रीडिंग, नंबर्स मुझे नहीं याद है, बट इट कंपेयर्ड द ग्रोथ, क्योंकि अदानी पे इतना ज़्यादा फोकस रहता है, तो इट कंपेयर्ड द ग्रोथ ऑफ अदानी बिटवीन 2014 to 25, and it compared it with Jindal, ओके। 2014 to 25. Jindal has grown much faster, but nobody takes their name because उसका पॉलिटिकल कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। राइट? तो एक की क्लोजनेस गुजरात से है, ओल्ड फ्रेंड्स एंड क्लोजनेस एंड सो ऑन, कॉन्ट्रैक्ट सब उसको एग्जैक्टली। सो हेंस, और इससे नुकसान भी होता है कई बार। नाउ कई बार ना जब आप ऐसे बोलने लगते हो तो आम लोग क्या है ना, अब बहुत सारे गलीबल लोग उसने मान लिया कि हाँ ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं सारे चोर होते हैं। बट ऐसे देखा जाए तो गलीबुल लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, अनलेस यू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट द ग्रास रूट लेवल। तो अगर ना? पार्टी का इंटेंशन अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हो, इकोनॉमिकली समझा नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड है अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम है, आई एग्री ऑन दिस, क्योंकि अगेन सी, किसी भी चीज़ को नेगेटिव लाइट में दिखाना ज़्यादा आसान होता है बशर्ते उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बताने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं पे अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बताना कि देखो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट आएगा, इतना बड़ा हाईवे बनेगा, तो तुम्हारे यहाँ आना जाना आसान हो जाएगा, यहाँ पे अच्छे स्कूल्स खुल जाएंगे, टाउनशिप्स आ जाएंगे तो बच्चे पढ़ लेंगे, हेल्थ बेटर हो जाएगा, वेरी लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। बशर्ते ये बता दो कि तुम सबकी तो ज़मीनें चली जाएंगी कौड़ियों के भाव, तुम्हारे पास तो फिर कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में, कितना भी पैसा देगा मत देना ज़मीन अपनी, ज़्यादा आसान है। फियर सेल्स फास्टर, राइट? निकोबार में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा पूरे निकोबार का, एंड पूरी लगता है पूरी दुनिया का ही बर्बाद हो जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस, एनी कंट्री विच इज़ मेड बिग, हम अभी निकोबार प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, यूएस ने पनामा कनाल कब बनाया था? 19th सेंचुरी में। पूरा कनाल बना दिया देश के अक्रॉस, पूरा देश काट के एक कनाल बना दिया, क्योंकि ट्रांसशिपिंग रूट में करीब 10,000 किलोमीटर उसको बच रहे थे, एंड पनामा अग्रीड टू इट, एंड बोथ कंट्रीज बेनिफिटेड बाई इट। नाउ हम उस समय नहीं बना पाए पनामा कनाल, शुड वी नॉट क्रिएट इट नाउ व्हेन वी आर एट दैट स्टेज? जैसे बात होती है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्टिल टुडे पर कैपिटा, जो हम कोल और इसकी बात करते हैं कंजम्पशन की, एनर्जी कंजम्पशन की, आर एनर्जी कंजम्पशन इज मच लोअर देन यूएस, मच लोअर देन चाइना। अब वो हमें रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट वी आर एट दैट कस्प ऑफ कर्व। किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है एनर्जी, एंड डायरेक्ट कोरिलेशन है एनर्जी कंजम्पशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में।
इकोनॉमिक ग्रोथ होता जाएगा, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। तो तुमने एनर्जी कंजम्पशन कर लिया आज के 100 साल, 150 साल, 50 साल पहले। नाउ यू आर प्रीचिंग। नाउ यू आर प्रीचिंग अस कि यार हमें अपना कोल कंजम्पशन कम कर देना चाहिए, एंड हम लोग को एनवायरनमेंट में देखना चाहिए। नाउ बट व्हाट अबाउट आवर इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? व्हाई शुड वी बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफ इट इज देन एवरीबडी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, जिसके लिए आईपीसीसी बनी, ग्लोबल पैक्ट होना चाहिए। और इंडिया ने तो बहुत अच्छे से बोला, अपने टारगेट्स सेट किए, यूएस बैक्ड आउट ऑफ इट, है ना? तो इसलिए ये फिर से वही कैपिटलिज्म गाली देना, इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। सी, दोनों साइड से ऐसा नहीं है कि सारे सही है। कैपिटलिज्म में बहुत सारे लोग गलत करते हैं, सत्यम ने किया ना गलत। बहुत सारे बैंकरप्ट होते हैं, बहुत सारे भागते हैं, फिर वो पनिश होते हैं। बट अगेन फ्लॉज के कारण पूरे सिस्टम को गाली देना, कह देना बर्बाद कर दो, इसको हटा दो, देन व्हाट्स नेक्स्ट? दैट्स द एंटायर कम्युनिस्ट फ्लॉ ना, कि सरकार गिरा दो, क्रांति आएगी, सरकार को उखाड़ फेंको। सरकार को ठीक है उखाड़ फेंकेंगे, उसके बाद क्या? मैं मानता हूँ सरकार बहुत इनफिशिएंट है। नेक्स्ट स्टेप बताओ मुझे। बांग्लादेश में आज प्रॉस्पेरिटी है क्या? वो सरकार चली गई शेख हसीना की, इट वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। उसका पर कैपिटा इनकम इंडिया को सुपरसीड कर चुका था, बांग्लादेश का। वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था टेक्सटाइल्स का, बांग्लादेश, राइट? वी वर कंपीटिंग कि यार बांग्लादेश कैसे कंपीट करे टेक्सटाइल्स में। अभी उसकी हालत देखिए, और अगले 10 साल तक उसकी हालत देखिएगा आप, वो रिकवर नहीं कर पाएगा। श्रीलंका की हालत देखिए। वो बोलते हैं ना, लेफ्ट इज नॉट गुड विथ सॉल्यूशंस, दे कैन ओनली स्पिन द स्टोरी। इसीलिए आज ये हालत है ना, देश के किसी राज्य में अब नहीं है, और आज जिंदगी में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। क्लियर है, दुनिया में अब कहीं नहीं आ रहे। एक देश, 2-4 देशों में जहाँ बचा है कम्युनिज्म, एक निकारागुआ में। निकारागुआ में क्या हुआ हफ्ते भर पहले? जो उसका प्रेसिडेंट है उसने डिसॉल्व कर दिया इलेक्शंस को। अच्छा। इट्स अ कम्युनिस्ट स्टेट। इट सेड आई एम अ परपेचुअल रूलर नाउ, फॉरएवर। यही कम्युनिज्म है। और एक बात होती है ऑन डिप्रिशिएशन वैल्यू ऑफ रुपी वर्सेस डॉलर, आप कैसे देखते हो? गवर्नमेंट इसको इग्नोर कर रही है, क्या स्टेप्स बिल्कुल नहीं इग्नोर कर रही है। सी, दो चीज़ें। एक तो जो आरबीआई है वो इट टेक्स दो स्टेप्स, कोशिश करती है वो कि बहुत सडन फॉल ना हो, क्योंकि सडन फॉल से फिर मार्केट्स भी पैनिक करते हैं, उसका रिपरकशंस होते हैं। तो आरबीआई, फर्स्ट मैंडेट तो आरबीआई का सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल है, लेकिन वो कोशिश करती है कि जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे बियॉन्ड अ सर्टेन बैंड। आप एक्सचेंज रेट की जब भी बात करोगे, और ये पिछले 4-5 सालों में आप देख लो, यूएस इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल, बट जब भी world economy is not doing well, all the economies are almost not doing well. There are very few countries like India, China, Indonesia, ऐसे बहुत कम ही कंट्री है दुनिया में जो अच्छी कर रही है। पूरी यूरोप की हालत ख़राब है, इनफैक्ट पोलैंड एक अच्छा कर रहा है वहाँ पे। तो क्या होता है, जब भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ होती है तो पीपल रन टुवर्ड्स सेफ हैवन्स, राइट, विच इज़ गोल्ड होता है, या स्ट्रॉन्गर करेंसीज होते हैं। वो जो भी ना थोड़ा सा वीकर करेंसीज होंगे या वीकर एसेट्स होंगे जो लिक्विड उनको नहीं लगते हैं, दे शेल्व इट ऑफ, दे डोंट वांट टू बी सेफ फर्स्ट, राइट? एंड हेंस आप देखेंगे जो थोड़ा सा एक मूवमेंट हुआ था डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया में, कंट्रीज ने बायलैटरल पैक्ट्स बहुत सारे किए कि हम अपने करेंसीज में करेंगे ट्रेड, वो आप देखेंगे अचानक से फिर से ना, पीपल स्टार्टेड कीपिंग डॉलर्स, बिकॉज इनफॉर्मली पूरी दुनिया डॉलर्स को सोचती है कि यार अंत में तो वही देश बचेगा। करेक्ट। यूएस है तब तक डॉलर है, और यूएस तो ख़त्म नहीं हो रहा है। हेजेमनी लिए। तो इसीलिए आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड भर ऑल करेंसीज हैव डिप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर, ऑल करेंसीज। बट ये कंपैरेटिव डेटा कोई नहीं बोलता है। कंपैरेटिवली, एग्जैक्टली, कंपैरेटिव आप देख लीजिए, रुपी वुड हैव डिप्रिशिएटेड वन ऑफ द लीस्ट अगेंस्ट डॉलर। Euro has depreciated, pound has depreciated, Chinese yen has depreciated, yuan has depreciated, yen has depreciated, all world currencies has depreciated. तो दैट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। अब उसको हम बस इंडिया से कर दिए कि यार इंडिया में डिप्रिशिएट होता है डॉलर, इतना डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, राइट? वी ट्राई आवर बेस्ट कि या ना रुपये को कितना लेजिटिमेसी दिला पाए। तो आपको याद होगा ब्रिक्स में एक ब्रिक्स करेंसी की बात हुई थी, राइट? ईरान के साथ हमने रुपी करेंसी में ट्रेड किया, हमने रशिया के साथ किया। तो जितना भी कोशिश होता है, लेकिन किसी करेंसी को ग्लोबल करेंसी का रिकग्निशन देना कोई एक दिन की बात नहीं है। बिल्कुल चाइना नहीं कर पाया अभी तक, के लिए भी नहीं था ना। करेक्ट।
चाइना तो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और हाँ, बड़ी इकोनॉमी है, हम्म, उसने कर लिया क्या? कोई चाइनीज करेंसी एक्सेप्ट करता है क्या? करेक्ट. सो या You have lot of geopolitical dynamics, hard power also is a part of it. है ना, चलता रहता यूएस थोड़ी इतनी अच्छे से डीडॉलराइजेशन होने दे देगा इतनी आसानी से, है. नहीं होने देगा वो. बिल्कुल. आते हैं अनदर डिबेट, इथेनॉल. हाँ. नितिन गडकरी जी कैसे देखते हो होल सिचुएशन को? आई थिंक थोड़ा सा उसमें यू नो वी कुड हैव कम्युनिकेटेड बेटर, राइट? क्योंकि अगेन वो एक जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ ज़मीन पे, आई थिंक दैट कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर, राइट? प्रिंसिपली इफ यू आस्क मी, जितना भी मैंने पढ़ा है, राइट, ethanol blending is not an issue, right? In fact, 20% तक there's a lot of countries in the world which are doing that, and अभी से नहीं, इनफैक्ट 30 साल से कर रहे हैं. तो that blending in itself is not an issue, but जो कार की compatibility है उसके साथ, उस पर थोड़े confusions create हुए कि कौन सी कार किससे compatible है, right? पुरानी वाली गाड़ियों का क्या होगा, अगर किसी को नॉन E20 चाहिए तो क्या होगा. फिर क्या होने लगा, एक कन्फ्यूजन के बाद कुछ लोगों ने अगेन दैट्स अ सेपरेट वर्ल्ड, वो व्यूज़ के लिए क्या के लिए, वो रैंडम लोगों ने, मेरे इंजन स्टार्ट नहीं हो रही, मैंने E20 डलवाया था, हाँ. ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स स्टार्टेड. प्लस क्या होता है ना, लोग स्केप्टिकल भी हो जाते हैं. तो फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता है मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आए तो मैं नॉर्मली लूँ, लेकिन अभी अगर उस समय आएगा तो लगेगा अरे मैंने भी E20 डलवाया था, तो मेरी भी उसी कारण से प्रॉब्लम आ रही है क्या. सो दैट कन्फ्यूजन गॉट क्रिएटेड. एंड मुझे लगता है अगेन, सी गवर्नमेंट इतना, आई थिंक इट इज़ वेरी वेल थॉट थ्रू, राइट? मे बी जो हम लोग कम्युनिकेट पहले शायद थोड़ा कर देना चाहिए था, इवन बिफोर दैट दैट कन्फ्यूजन गेटिंग क्रिएटेड, वो शायद नहीं हुआ, और उसका फ़ायदा बहुत लोगों ने शायद उठाया, राइट? एंड ये पूरा पैनिक क्रिएट हो गया कि प्लस इनफैक्ट इन सब केसेस में क्या होता है, यू स्टार्ट फाइंडिंग वेस्टेड इंटरेस्ट कि गडकरी जी का बेटा है एंड उसका इथेनॉल है. इथेनॉल इंडिया में हज़ारों कंपनीज प्रोड्यूस करती है, हज़ारों, आई एम सेइंग, नॉट जस्ट टेंस ऑफ देम, क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है. एवरी स्टेट हैज़ इथेनॉल प्रोड्यूसिंग यूनिट, एवरी स्टेट इन द कंट्री. इनफैक्ट मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो गडकरी जी के बेटे की कंपनी है, उसकी टोटल प्रोडक्शन इंडिया के इथेनॉल प्रोडक्शन की डेसिमल में है, नॉट इवन 1%, राइट? बट देन अ नैरेटिव गेट्स क्रिएटेड कि बेटे का है एंड इसलिए है. Also not sustainable, not environment friendly, sugarcane. Any day. And again, that's what I'm saying. It's a well-tested thing. It's not a very revolutionary thing. कुछ एकदम नया लेके आते तो अलग भी है. It is something which is already running in multiple countries in the world. Just the communication could have been better. तो आपको लगता है कि बीजेपी का जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा सा री-स्ट्रेटजाइज और री-डिफाइन करना चाहिए? यार सी, कई बार क्या होता है ना, हाइंडसाइट में हमें लगता है कि ये गलती हो गई. कई बार चुनाव हारने के बाद ये लगता है ना कि यार उस कैंडिडेट को टिकट दे देना चाहिए था, वो जीत जाता. पहले ये सब नहीं लगता है. सी, यू डू योर बेस्ट विद वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव, वॉट एवर अंडरस्टैंडिंग यू हैव. जैसे जनरली क्या लगा होगा कि यार E20 है, बाकी देशों में दुनिया के चल ही रही है, तो क्या दिक्कत है, यहाँ भी चलेगी. उस टाइम पे वो सही लगा होगा. एग्जैक्टली, एवरीबॉडी वुड एक्सेप्ट इट. उसमें लगा होगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है, और इथेनॉल कोई गलत चीज़ या ऐसे थोड़ी है. पहले भी थोड़ी ब्लेंडिंग हो रही थी, उसको और थोड़ा हमने बढ़ा दिया, 10 को हमने 20 किया है, राइट? तो आई थिंक पीपल वुड नॉट हैव इवन थॉट कि ऐसा कोई इतना बड़ा नैरेटिव क्रिएट हो जाएगा उस पर, राइट? तो इसलिए हाइंडसाइट में इफ़ यू आस्क मी तो हमेशा लगेगा कि हाँ ये थोड़ा बेटर कर सकते थे कम्युनिकेशन, ये थोड़ा, बट उस समय शायद वो नहीं लगता है कि दिस इज सच अ बिग थिंग, या इतना मैसिव हो जाएगा ये कॉन्वर्सेशन. और गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो ऐसे भी आप देखते हो, इवन विद द नंबर ऑफ कार्स इन इंडिया, स्टिल 5% से ज़्यादा इंडिया का कार ओन नहीं करता होगा, और कम ही होगा, उनसे उससे भी कम होगा इनफैक्ट, करेक्ट? तो फिर आपको लगा अच्छा ये तो ऐसे ही पढ़े लिखे लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये क्यों इतने इसमें इतना, ये तो आसानी से समझ ही जाएंगे, और ये कोई इतना मास का चीज़ तो है नहीं कि इस पर इतना बड़ा नैरेटिव बन जाएगा. बट दैट्स व्हाट, सो उस समय आपको शायद वो दिखता नहीं है इनफैक्ट. इंडियन इकोनॉमी को लेके आपका प्रेडिक्शंस क्या है नेक्स्ट 5 years? अपवर्ड, डाउनवर्ड, स्टेबल? सी, अब लास्ट 5 years 10 years आप लगातार देखो, कोविड को आप अगर आउटलायर के तौर पर हटा दो, तो वी हैव बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग 7% प्लस, राइट? इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे, अगेन 2014 से लेके अभी तक आरबीआई का फर्स्ट मैंडेट ही होता है कि इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में
उसको रखा जाएगा। होल्ड करके रखना। एक बार बीच में मुझे लगता है 24 के आसपास ये कब वो उसने 6% को ब्रीच किया, बस 1-2 हफ्ते के लिए, राइट। अदरवाइज उसने 10 सालों में इस बैंड को ब्रीच नहीं किया है। Inflation stability is a huge, massive win for us, I would say, because it affects the common man, right? फिजिकल डेफिसिट पे आप देखो, रेवेन्यू डेफिसिट पे आप देखोगे, अगेन FRBM एक्ट हमने बनाए, फिर उसके हमने मॉडिफिकेशंस भी लाए, उस पर भी आप देखोगे ब्रॉडली वी हैव बीन इन द 3% का जो अपना टारगेट है, थोड़ा परसेंट हम लोग ऊपर गए क्योंकि कोविड का शॉक आया था, तो वी सेड कि गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करके पुश करना पड़ेगा जो स्पेंडिंग है उसको। उसमें भी इशू आपको नहीं दिखता है। डेट टू जीडीपी में भी आप देखोगे जो डेट टू जीडीपी रेशो है, जो सो वी आर फेयरली पूरी दुनिया का डेट टू जीडीपी उठते जा रहा है, राइट। A lot of countries have crossed 100% in fact, right? We are fairly middle in that range. We are neither at the lowest nor at the highest. तो ऐसे इंडिकेटर्स वाइज अगर आप मेरे से देखोगे, फिर प्राइवेट कंजम्पशन आप देखोगे हैज़ बिन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग एज अ कंपोनेंट ऑफ द जीडीपी। हमारी ऐसी जीडीपी नहीं है कि जिसमें गवर्नमेंट सब एक्सपेंडिचर कर रही है इसलिए जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। प्राइवेट कंजम्पशन हैज़ बिन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। तो ऐसे मार्कर्स वाइज आप देखोगे तो वी हैव बीन अ वेरी कंसिस्टेंट स्टेबल काइंड ऑफ इकोनॉमी, राइट। हम अर्स्टवेल चाइना की तरह 10% पे नहीं ग्रो कर रहे हैं, जो मुझे लगता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में बहुत पॉसिबल भी नहीं होगा, राइट। वो चाइना कुड हैव ग्रोन एट 10% बिकॉज ऑफ द डिसीजंस इट कुड टेक एज एन ऑटोक्रेसी, राइट। जो ऐसे चैलेंज protest नहीं नहीं हो होंगे। सकते, नहीं होंगे ना, नहीं होंगे ना। ऐसा कुछ भी रोल बैक होता है, लेट्स से जो फार्म लॉज आए थे उसके अपने बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके अपने प्रोटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन लेट्स से चाइना में फार्म लॉज को रिपील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे जो भी इकोनॉमी में एडिशन होगा वो होगा, हमारे यहाँ उसको पीछे लेना पड़ा, राइट। सो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आपको फिर थोड़ा इकोनॉमिक कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे बिकॉज यू हैव टू टेक अलॉन्ग सो मेनी पीपल, राइट, एंड देयर आइडियाज एंड सो ऑन। तो 7 to 8% ग्रोथ इज वेरी गुड फॉर अ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक ऑलमोस्ट फ्री मार्केट्स इकोनॉमी, वेरी गुड। अगर इसी तरह से हम लोग अगले 20 साल तक ग्रो करते रहेंगे तो आई थिंक वी वुड बी इन दैट ब्रैकेट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो डेवलप्ड नेशंस का बोलते हैं, जनरल हेल्थ इंडिकेटर्स, एजुकेशन इंडिकेटर्स एंड सो ऑन। वो इसलिए 20 साल और लगेगा क्योंकि अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं, राइट। जो बेस से हम लोगों ने स्टार्ट किया वो Correct. इतना लो बेस है कि वो 20 साल और लगेगा तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। और इसलिए शायद प्रधानमंत्री हमेशा 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत 2047, बिकॉज दैट्स रियलिस्टिक, दैट्स अ रियलिस्टिक टारगेट। तो डैट वेज आप मुझसे पूछेंगे प्लस क्या हुआ है कि एक तो होता है कि इकोनॉमिकली यू आर प्राइवेट कंजम्पशन ज़्यादा है या जनरल इंडस्ट्रीज चल रही है, बट यू ऑल्सो सी अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन टर्म्स ऑफ सर्टन सेक्टर्स, ओके। तो हम लोग सिर्फ एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ पे बैंक नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल चाइना व्हाट इट डज इज उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ उसको बैंक कर करके हर साल वो ग्रो करते गया और अब उसी का एक ड्रॉबैक आया कि अब 6% पे आ गया है। यूनिलैटरल चल रहा था। हाँ, अब इट्स नॉट बिल्डिंग अपॉन न्यू थिंग्स, राइट। अपने पास फ़ायदा क्या हुआ है कि हम लोगों ने ये 7% अचीव कर लिया, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अचीव येट। तो हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी अभी भी देयर इज लॉट टू एक्सप्लोर एंड अचीव, Yes, राइट। yes, yes. एंड हेंस वी सी कि आगे का भी जो पाथ है वो बहुत पॉजिटिव है। सो फॉर एग्जाम्पल द काइंड ऑफ मेक इन इंडिया दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 10 years इन अ लॉट ऑफ सेक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स में भी देखो कितनी सारी बातें हो रही है, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में देखो क्या मैसिव काम हुआ है, इंडिजिनस आर्म्स जो हम लोगों ने वेपन्स अपने बनाए उसमें देखो कितना मैसिव अब काम हुआ है। तो ऐसे करके इतने सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम लोग न्यू सेक्टर्स ऐड ऑन करते जा रहे हैं, तो वो जीडीपी में आपको ऐड ऑन करेगा। जो है वो तो है ही है, तो वो आपको दिख रहा है। कई सारे सेक्टर्स में हमने एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ बना ली है इनफैक्ट, राइट। जैसे लेसर नोन फैक्टर्स की जो हमारा इसरो है, ठीक है, वो हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च करता ही है एंड इट्स वेरी एफिशिएंट, बट इट लॉन्चेस द सैटेलाइट ऑफ सो मेनी अदर कंट्रीज एज वेल, Yeah. राइट। तो एक्सपोर्ट ही है ना, वो सर्विसेज एक्सपोर्ट है, राइट। तो आई थिंक दुनिया के आधे नेशंस ऑलमोस्ट हैव यूज्ड इसरोस कैपेबिलिटीज बाय नाउ फॉर लॉन्चिंग देयर ओन सैटेलाइट्स। सो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में हम एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज बना रहे हैं, राइट। एंड हेंस आई थिंक हम लोग बहुत सारे स्किलिंग की बात कर रहे हैं अभी, एआई डेटा पे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमरावती इज सेइंग कि विल बी द क्वांटम हब ऑफ द कंट्री, राइट। डेटा सेंटर्स वहाँ मैसिव बन रहे हैं। So, because of these
the kind of infrastructure we are creating in terms of airports, in terms of shipping yards, ports, that's very massive, right? And hence I think जो एक ट्रेजेक्ट्री है वो मुझे पॉजिटिव दिखती है आगे के लिए भी. मतलब वैसा कुछ नहीं है कि यही एमुनेशन है धीरे धीरे खत्म होते जाएगा. आई एम वेरी पॉजिटिव कि इसमें और एड ऑन ही होते जाएगा, राइट? सो यू सी अ पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री फॉर द नेक्स्ट 10, 15, 20 years एज वेल, राइट? दैट्स वन. सेकेंड, ग्लोबली भी आप देखोगे अब हम ना ऐसे फ्लैटली डिक्टेट नहीं होते किसी भी चीज़ के लिए, राइट? जैसे 10-20 साल पहले तक आप जाओगे, जैसे कारगिल वॉर जब हुए थे, तो यार अपनी जो हालत थी उसमें हमें, मतलब उस समय जो हमने पोखरण परमाणु परीक्षण किया था, यूएस ने हम पे सैंक्शंस लगाए थे. एक्चुअली हमें बहुत दिक्कत हुई थी, बिकॉज यूएस और हमारे बीच जो पावर डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था. एक्सेसिव. मतलब वी कुड जस्ट प्लीड टू द यूएस एट दोज टाइम्स, राइट? राइट नाउ वी आर अ वेरी इक्वल पार्टिसिपेंट ऑन द ग्लोबल स्टेज. आपको बॉडी लैंग्वेज से हमारे प्राइम मिनिस्टर की और ग्लोबल स्टेजेस पर जो स्टैंडिंग है इंडिया, उसी से दिखता है. वी सिट ऑन द सेम टेबल इन टर्म्स ऑफ दैट दोज डिस्कशंस. इट इज़ नो मोर कि somebody is dictating and we are taking it. तो उससे क्या होता है, बहुत सारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स. फॉर एग्जांपल देखो, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, इंडिया लीड्स दैट. फ्रांस में and so many countries which are situated between Tropic of Cancer and Capricorn, वो उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में है. उसका हेडक्वार्टर्स गुड़गांव में बना, इनफैक्ट, राइट? तो इस तरह से कितने ग्लोबल इनिशिएटिव्स है which are centered around, और इंडिया प्लेज अ वेरी मेजर रोल. ब्रिक्स का जो है, या हम लोगों ने जो क्वाड हम लोगों ने नेवल एक्सरसाइजेस के लिए बनाया है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया. तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यू सी सॉफ्ट पावर ऑल्सो फाइनली एड्स इन सम वे टू द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, राइट? तो वो भी आपको ग्रोइंग होता हुआ दिख रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल उस सॉफ्ट पावर के कारण अब आप बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे देशों में बेच पाओगे. छोटी चीज़ें जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है वो तो लोग अपने से खरीदते हैं, लेकिन जो मैसिव अग्रीमेंट्स होते हैं विच चाइना डिड वेरी वेल इन अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज, वो कैसे होता है, वो सॉफ्ट पावर से होता है, कंट्रीज के सॉफ्ट पावर से. बिल्कुल. सो अब हम वेपन्स बेचने के स्टेज पे आ गए हैं. सो हमारा वेपन्स एक्सपोर्ट फर्स्ट टाइम, मतलब इंडिया ने कभी नहीं सोचा था कि वेपन्स एक्सपोर्ट करेंगे हम. सो दैट हैज़ मैसिवली ग्रोन इन द लास्ट 10 years, राइट? सो एंड हेंस आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट being in India at this point of time. I think there's no better place which is sitting on ऐसा growth trajectory that India is currently. बट ये पॉपुलेशन कंट्रोल के बिना जो बात होती है जीडीपी पर कैपिटा, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है विदाउट गेटिंग द पॉपुलेशन See, कंट्रोल? अब to be very honest, population अब अपना issue नहीं रहा है, okay? And we are still growing. We'll keep growing. I think 2036 is the year, I think, if I'm not, क्योंकि हम ऑलरेडी रिप्लेसमेंट लेवल्स पे आ चुके हैं फर्टिलिटी में, राइट? 2.1 कहते हैं कि जिस पे पॉपुलेशन आपकी कांस्टेंट हो जाती है, तो हम लोग 2.1 पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. इनफैक्ट नॉर्दर्न स्टेट्स में थोड़ी ज़्यादा फर्टिलिटी है, यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा है अभी. सदर्न स्टेट्स नेगेटिव में जा चुके हैं. सो फॉर एग्जांपल आप सदर्न स्टेट्स देखोगे, फर्टिलिटी रेट जो रिप्लेसमेंट लेवल है उससे कम हो गई है. सो फॉर एग्जांपल 1.8, 1.7 पे जा चुकी है. मतलब देयर पॉपुलेशन विल नाउ मूव टुवर्ड्स डिक्लाइन, will not increase. The only outliers are UP and Bihar for now. तो अब आगे जाके पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है. इट्स ऑलरेडी फ्लैटेंड ऑलमोस्ट. हम शायद 1.6 के आसपास पे फ्लैट हो जाएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर डिक्लाइन करेगी वो पॉपुलेशन. तो अब प्रॉब्लम पॉपुलेशन ग्रोथ से ज़्यादा ना, जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को कैसे आप प्रोडक्टिवली यूज़ करते हैं वो है. कैपेबल कैसे बनाओगे? तो मतलब जैसे 2 हाथ हैं, 4 हाथ, तो ये दिन भर हाथ घर पे बैठे हुए हैं या हाथों से कुछ हो रहा है, राइट? वो बड़ा इशू है कि 150 करोड़ लोगों को आप उसमें से हटा दीजिए नॉन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं उनको, तो उसको कैसे बेस्ट प्रोडक्टिव बनाओ ताकि उनका एडिशन देश के जीडीपी में बेस्ट हो सके, एंड द कंट्री कैन ग्रो इन द फास्टेस्ट वे पॉसिबल. ना उसके लिए फिर आप स्केलिंग की बात करोगे, एजुकेशन की बात करोगे, हेल्थ सर्विसेज की बात करोगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात करोगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे, सर्विसेज की बात करोगे. एवरीथिंग दैट फाइनली लीड्स टू एवरीबडी वर्किंग इन अ वे दैट मैक्सिमाइजेज देयर पोटेंशियल एंड द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, ओवरऑल पोटेंशियल. करेक्ट. तो अब बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इतना, और दुनिया में चाइना, अगेन सिर्फ चाइना ही है जो इतना मैसिव पॉपुलेशन को जिसने
प्रोडक्टिवली कह सकते हैं लगा पाया, बट उसने भी क्यों लगा पाया, क्योंकि वो वेरी मैसिव मैन्युफैक्चरिंग में था, इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में, विच इज़ मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग में रहा। सारे रिसोर्स को यूज़ कर पाया। करेक्ट। तो उसने मैन्युफैक्चरिंग लेट 70s में स्टार्ट की, राइट। तो 80s 90s अभी तक 10 साल पहले तक भी कोई ऑटोमेशन तो बहुत था नहीं मैन्युफैक्चरिंग में। तो अब मैन्युफैक्चरिंग बहुत हैंड्स यूज़ कर सकते हो, एक एक फैक्ट्री में हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, 10,000 लोग काम कर अभी रहे रोबोट्स काम कर रहे हैं चाइना। हैं। करेक्ट। तो वो यूज़ भी इसीलिए कर पाया क्योंकि इट डेल्व्ड इनटू दैट मैसिव मैन्युफैक्चरिंग। हम अगर अभी फैक्ट्रीज लगा भी रहे हैं, राइट, बहुत सारे फैक्ट्रीज 50 लोगों में वो फैक्ट्री चल जा रही है, राइट, सिर्फ उसमें मॉनिटर करने के लिए पीएलसी पे लोग हैं, कंप्यूटर पे मॉनिटर कर रहे हैं, पूरा जो लाइन है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, उस पर एक आदमी नहीं है। इट्स सो ऑटोमेटेड, प्रोडक्शन से लेके पैकेजिंग तक। तो नो, वी डू नॉट हैव दैट ऑप्शन कि वो मैन्युफैक्चरिंग उतने सारे लोगों को लगा लेंगे। सर्विसेज अगेन उतना ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है नहीं जिसमें आप हज़ारों लोगों को लगा दो। तो क्या कर सकते हैं जनरली? करेक्ट। सो नो दिस इज अ डिलेमा, और शायद इसका एक आंसर किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि इट इज़ स्टिल इवॉल्विंग, स्पेशली लास्ट 5-10 सालों में जिस प्रकार का ऑटोमेशन आया, एंड नाउ विद एआई इनेबलिंग दैट ऑटोमेशन, आई वुड से एआई इज एसेंशियली इनेबलिंग दैट ऑटोमेशन ना, कि एनेबलर ही है। हाँ, कि पहले जैसे ऑटोमेशन था लेकिन उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो आपने ह्यूमन लगा दिया कि यार इसमें 2-3 डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो एक ह्यूमन बीइंग भी रहेगा, तो जब डिसीजन लेने की बारी आएगा तो ह्यूमन बीइंग ले लेगा। अब ये क्या बोल रहा है कि वो जो कॉम्प्लेक्सिटीज भी आएगी, लेट मी डिसाइड अपॉन दैट यस। बेसिस द गिवन कंडीशंस। तो जो ह्यूमन है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, राइट। नाउ ये इवॉल्व हो रहा है, सो नाउ वी आर इन अ फिक्स, एंड द इंटायर वर्ल्ड इन अ फिक्स, कि ये जो लोग खाली हो रहे हैं, जिनको छोटे छोटे डिसीजंस नहीं लेने पड़ेंगे शॉप फ्लोर पे, या वो छोटे डिसीजंस टू से, उनसे क्या करवाएंगे। आई डोंट नो व्हाट्स द आंसर टू इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक इट वुड इवॉल्व इन अ वे विच इज़ मे बी जो ट्रेडिशनल वर्किंग स्ट्रक्चर्स हैं, शायद, अगेन इट्स जस्ट माई गेस, आई एम थिंकिंग वेरी फार ऑफ इन टू फ्यूचर, जो ट्रेडिशनल वर्किंग स्ट्रक्चर्स शायद उसमें भी चेंज आए, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज, आप लोगों को जब एम्प्लॉय करते हो तो जो नीड्स होती है उसके हिसाब से होती है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो उनको ज़रूरत थी जितने लोग ला सकते हो ला के मुझे दे दो, क्योंकि कोई कोयला उठा के फटाफट डाल रहा है, कोई जल्दी जल्दी मशीन चला रहा है, हाथ चला रहा है, एंड ऑल ऑफ दस। तो यू नीडेड दोज हैंड्स, एंड हेंस यू सेड कि 8 घंटे का शिफ्ट बनाएंगे। उसके पहले शिफ्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, दुनिया Concept नहीं था। टाइम ही का कॉन्सेप्ट नहीं था एक तरह से, उतने शार्प टाइमिंग्स का। इट वॉज मोर अबाउट भोर हुई, फिर दिन हुआ, दोपहर हुई, फिर गोधूली हुई, ऑल ऑफ दैट। हम टाइम को ऐसे कंपार्टमेंटलाइज नहीं करते थे कि 6:10 हो रहा है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। दैट वॉज इररिलेवेंट। पूरे गाँव में घड़ियाँ नहीं होती थी। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रॉट इन दैट कि 8 घंटे, फिर उसने कहा कि ये हैंड्स कम पड़ रहे हैं मेरे को, तो ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट आएगा, 12 घंटे, 4 घंटे और खींचो तुम, बिकॉज दे नीडेड सो मेनी हैंड्स, राइट। नाउ डू वी नीड एज मेनी हैंड्स फॉर एज मेनी आवर्स? वी डू नॉट नीड दैट। एंड हेंस आप देखोगे कि दुनिया में एक और मूवमेंट चल रहा है विच इज़, पहले 6 दिन काम करना बड़ा नॉर्मल था, वो धीरे धीरे 5 दिन पे आया। 5 दिन हो गए, अभी 4 दिन भी हो रहे हैं। करेक्ट। A lot of European nations are now, experimenting Moving 4 towards days 4 work days, week. yes. So now, because we don't need those many hands for so much time, right? So धीरे धीरे would it evolve in a way which is, let's say, work structures where, and hence let's say gig economy क्यों आया? क्योंकि एक तो है कि मेरे को वो फुल टाइम अपने रोल पे नहीं चाहिए। दूसरा ये भी है कि मेरे पास थोड़ा सा काम है, मेरे पास 1 ही घंटे का काम है दिन भर में, तो मैं तुम्हें उसके हिसाब से पे कर दूंगा, राइट। स्पेशलाइज काम है। तो आई सी दैट हैपनिंग मच मोर, वेयर इन वर्क स्ट्रक्चर्स जो हैं वो थोड़े फ्लूइडिक होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। पीपल आर वर्किंग मोर सेलेक्टिवली, मे बी लेसर आवर्स एज वेल, lesser days of the week as well. More people, if they get free, start pursuing things which we do not even know as of now, right? So for example, there have been phases in history जिसमें renewed interest आया चीज़ों पे, for example Renaissance आप देखेंगे तो other softer aspects of life, maybe that starts happening because लोगों के पास ज़्यादा free time है. Maybe जो double income families अभी बोलते हैं, husband and wife both working, which is mostly India में तो 20-30 साल का फिनोमिना है, US में थोड़ा पहले आया, India में 20-30 साल. Maybe that reverts back to a place where maybe just one member of the family is working and the rest of the family members are taking care of other things. Maybe that could be. So ये evolve होगा अभी, and we will have to wait to see कि वो evolve होके क्या बनता है actually. और ये जो एजुकेशन है, अगेन बैक टू एजुकेशन, BA, पॉलीटेक्निक,
आईटीआई, वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और अनस्किल्ड स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करता है। सो हाँ, तो उस पे काफ़ी बात हो भी रही है। इनफैक्ट जो एनईपी आया उसमें काफ़ी उस पे आया है। आई एग्री, बहुत सारे जो हमारे ऐसे कोर्सेज हैं आउटडेटेड होते जा रहे हैं, राइट? देयर आर सो मेनी ऑफ देम आई नो, इन आई द नो। प्रोटेस्ट सेगमेंट। अच्छा। हाँ, सो फॉर एग्जांपल आज बहुत सारा आई टॉक टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु, और ये प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे मैं ग्रेजुएट हूँ किसी एक सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, दोज थिंग्स, बट स्किल वाइज जब आप पूछेंगे कि व्हाट आर यू गुड एट, डू नॉट हैव एन आंसर, करेक्ट। राइट? इवन दो सब्जेक्ट्स, वो जो एक्सपर्टीज होनी चाहिए शायद नहीं होती है। वो बैंक बस क्या करते हैं कि मैं कोई एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा और वो एग्ज़ाम निकल जाएगा, सरकारी नौकरी हो जाएगी, तो माई लाइफ इज सेट। तो ये प्रॉब्लम है, सम कोर्सेज वुड हैव टू बी रिमूव्ड, और ये नेचुरली भी होगा। देखिए आप 20-25 साल पहले, इनफैक्ट जब मैंने इंजीनियरिंग की, उस समय जो इंजीनियरिंग का क्रेज़ था, अभी इट इज़ गॉन डाउन, जस्ट गॉन सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली डाउन। आज क्या लोग उतना क्रेजी हैं इंजीनियरिंग के बारे में? नो। सेम विद एमबीए। इनफैक्ट मैंने जब एमबीए, और थोड़ा पहले, मतलब 2000s में तो एमबीए का गजब क्रेज था, दोज आईएम्स एंड सो ऑन। अभी बहुत सारे बच्चे एमबीएस में नहीं जाना चाहते हैं, राइट? स्पेशली विद एडवेंट ऑफ एआई, करेक्ट, बिग राइट? क्वेश्चन। तो मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, न्यूअर काइंड ऑफ कोर्सेज विच वी नेवर इवन थॉट ऑफ। जैसे लॉ में देखता हूँ आजकल बहुत सारे बच्चे लॉ करते हुए, आजकल नए कोर्सेज आ गए हैं, इंटीग्रेटेड बीबीए, एमबीए, आईपीएम एंड दोज काइंड ऑफ कोर्सेज, वो करते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जाता हुआ। तो दैट विल इवॉल्व, और चूंकि वो डिमांड कम होगा ना, तो सप्लाई भी धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। अब देखेंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत बंद हुए भी हैं, और डिमांड कम होगी तो अपने आप बंद होंगे, वो कुछ और कोर्स ऑफर करने कंप्यूटर लगेंगे। साइंस, पता नहीं। अब देखेंगे कुछ और कोर्सेज वो ऑफर करने लगेंगे। सेम विद एमबीए कॉलेजेस, आप देखेंगे बहुत सारे बंद हुए, कोविड के दौरान बहुत सारे बंद हुए। वो या तो कुछ और कोर्सेज ऑफर करेंगे, या फिर वो बंद ही होंगे। तो वो मार्केट फोर्सेस से धीरे धीरे इट विल स्टार्ट, एंड हार्ड स्किलिंग जो है वो इट विल रिमेन रेलिवेंट, राइट? तो उसमें मे बी वी नीड टू प्रोड्यूस मोर स्किल्ड पीपल, क्योंकि हमारे यहाँ एक थोड़ा सा ना लेबर का डिग्निटी पे भी एक थोड़ा सा देयर बहुत इश्यूज की, वो प्लम्बर है तो यार फिर तो रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं है। Class. हाँ, वो कारपेंटर है तो रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं है। जबकि ये लोग तो हमें चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल इनको अभी ये रिप्लेस नहीं करने वाला है, यही लोग बचेंगे, राइट? और अभी एक्चुअली मैं प्रॉब्लम देखता हूँ सोसाइटीज़ में, अपने घरों पे हमें ढंग का प्लम्बर मिलता नहीं है, हालत ख़राब हो जाती है। दैट्स वेयर गिग इकोनॉमी बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। आप देखोगे सिटीज़ में, अर्बन कंपनी, सो lot of सी, them. दे कुड बी एन एग्रीगेटर, दे कुड बी एन फैसिलिटेटर, लेकिन जब वो सप्लाई ही कम हो जाएगी तो कोई वो क्या कर लेंगे? दे कैन नॉट क्रिएट देम, राइट? सो ठीक है, वो फैसिलिटेशन हो गया, लेकिन आई एम जनरली सेइंग आज के डेट में एक अच्छा स्किल्ड प्लम्बर, कारपेंटर, मेसन ढूंढने के लिए आपको दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट परसुइंग दैट, राइट? फ्यूचर नहीं है। नहीं, क्योंकि रिस्पेक्टेबल नहीं है वो जॉब। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Correct. सो फॉर एग्जांपल, ऐसे समझिए बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करके 20,000 की जॉब कर लेंगे टीसीएस में, राइट? लेकिन अगर उनको बोलो कि 25,000 का ऊबर ड्राइवर बन जाओ तो नहीं बनेंगे। इट्स मोर अबाउट डिग्निटी, आप बोल रहे हो। इट has got lot to do with dignity, some part with growth as well, कि लॉन्गर टर्म ग्रोथ, हाँ मैं टीसीएस में कर जाऊंगा, ड्राइविंग में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशंस जहाँ ग्रोथ भी है। फॉर एग्जाम्पल, एंड देन देयर आर एग्जाम्पल्स गरोर, जो एक हेयर कटिंग सैलून में काम करने वाला बंदा जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है तो हेयर ड्रेसर बनता है, और हेयर ड्रेसर में जो प्रीमियम वाले हैं, दे वुड बी अर्निंग लाइक बेटर देन मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स एंड एमबीएज इन दिस, इन दिल्ली अप मार्केट्स, राइट? तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे में ग्रोथ है भी, लेकिन फिर भी अब उसको भी बहुत जनरल, अब दिल्ली जैसे मेट्रोज छोड़ दो, रूरल एरिया में बड़े अजब निगाह से देखेंगे, अच्छा वो बाल काटता है, बाल ही काटते हैं। राइट? सो ये जो हार्ड स्किल्स हैं, वी नीड मच मोर ऑफ दैट, दैट्स इन शॉर्ट सप्लाई। एक चीज़ अच्छी एनईपी में हुई है ये, इनफैक्ट आई लाइक दैट, व्हिच इज की वैसे धर्मेंद्र प्रधान जी देख रहे थे। द आयरनी ऑफ द, सो कि उसमें स्कूल से ही कहा जा रहा है, 8th से ही यू स्टार्ट पिकिंग अप दो स्किल्स। किसी को 10th के बाद नहीं भी परस्यू करना है तो यू स्टार्ट परस्यूइंग दैट, ताकि 10th से जब निकलो तभी तक तुम कुछ बन जाओ,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी और वो 10th तक की जो पढ़ाई उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, राइट? सो इफ दैट गोज वेल दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। नहीं, एक क्वेश्चन था ये प्रोटेस्ट में भी मैंने देखा हर जगह पे कि जेंजीज को ये समझ में नहीं आ रहा है, नॉट ऑल जेंजीज ऑफ हाँ। कोर्स, फ्यू ऑफ देम जो ये क्वेश्चन उठाते हैं सोशल मीडिया की, अरे हम बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये डेमोक्रेसी है, विल क्रिटिसाइज, हमको एंटी नेशनल क्यों बोला जाता है? मिलेनियल्स का ये बोलना है कि तुमको इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर बीजेपी नहीं है तो कांग्रेस है, एंड कांग्रेस इज एंटी नेशनल। नहीं, सो सी एंटी नेशनल नहीं, कोई क्रिटिसिज्म के लिए उनको बीजेपी के नहीं बोलता है, राइट? आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु क्रिटिसाइज बीजेपी। मेरा सिंपल सा कहना है उसमें कि एंड लॉट ऑफ पार्टीज गेट दिस रॉन्ग इन इंडिया एंड हेंस आज उनकी ये हालत है कि गवर्नमेंट को या बीजेपी को क्रिटिसाइज करने के चक्कर में अगर आप किसी भी ऐसे वक्तव्य को या नैरेटिव को सपोर्ट करोगे विच गोज अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री एज अ होल, यस, उमर खालिद फॉर एग्जांपल, करेक्ट, उसको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा इंडिया में, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, और आप कभी फिर एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते। दैट्स वन। एंड सेकंड, if you start criticizing the majoritarian religion of the country, right? Hinduism for us is not just a religion, it's a cultural thing. जो लोग नहीं समझते हैं, हमारे यहाँ हिंदुइज्म क्या था, वो तो कल्चरल था। जब तक दूसरे रिलीजन्स नहीं आए तब तक तो हिंदू रिलीजन ही नहीं था। वो तो फिर वो सब रिलीजन वर्ड आया, कोडिफाई हुआ, तो कहा जाने लगा कि अच्छा हम लोग हिंदूज हैं। अदरवाइज वी वर जस्ट अ जोग्राफिकल एंटिटी कि सिंधु को जो इस पार रहता है हिंदू है, वो रिलीजन तक नहीं था हमारे यहाँ, राइट? तो इधर कंट्री की इंटेग्रिटी को या जो बेसिक मेजॉरिटेरियन पॉपुलेशन है उसके कल्चरल ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, बिलीव्स को क्रिटिसाइज अगर आप करते रहोगे, कभी सत्ता में नहीं आओगे इंडिया में। एंड मोस्ट ऑफ द पार्टीज डू दिस रॉन्ग क्योंकि उनको कंसोलिडेट करना होता है एक वोट में। ये आप करोगे तो आप गलत हो यार, फिर देन प्रिंसिपल्स विल बी क्वेश्चनड। करेक्ट, हाँ, पॉलिसीज क्रिटिसाइज करो, गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करो, लीडर्स को क्रिटिसाइज करो, सब चलेगा। लेकिन करोगे कश्मीर को आज़ाद कर दो, क्यों भाई? मतलब तो इससे कश्मीर की आज़ादी का क्या लेना देना है भाई? मतलब राइट? या फिर यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, यू से कि चाइना आ जाएगी तो हम उसका स्वागत करेंगे यहाँ पे, या ये लोग जो लेटर लिख रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करना शुरू करना चाहिए इंडिया को, इंडस वाटर्स पे लीनियंट होना, क्यों भाई? मतलब इतना प्यार क्यों है आपको मतलब इन देशों से, कि यू स्टार्ट, मतलब इतना ग्लोबल व्यू पॉइंट है आपका कि अपने देश से पहले आप दूसरे देशों के बारे में सोचने लगते वो भी हैं। मोरालिटी पे आ जाता है ना कि एवरीवन इज, वर्ल्ड इज सो गुड, एवरीवन इज सो गुड काइंड ऑफ। No, so then mindset. in that case, जब and same government I'm saying, जब हम लोग ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने किया, राइट? आपको याद होगा वो जैसे फिर पॉज किया गया ऑपरेशन सिंदूर, तो क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि हम लोग पीओके ले सकते थे, लाहौर में घुस सकते थे, कुछ भी करो दोनों साइड से होगा प्रॉब्लम। हाँ, लाहौर में घुस सकते थे, पीओके ले सकते थे, हम लोगों ने बीच में फोर्सेस को क्यों रोका, हम इस बार तो मौका था, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। और जब वो जब नहीं स्टार्ट कर रहे थे तो ये सब था, और उसके बाद जब कर दिया तो उसके बाद इंडस वाटर्स हमने रोक दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी वी आर सेइंग नहीं चलेगा, तो अब बोल रहे हैं कि उसको चालू कर दो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। वाह, फेयरनेस, दीज आर ऑल लाइक स्टीरियोटाइप्स। It's just political. They do not have any beliefs in that, to be honest. It's just political. जबकि आप देखोगे कोई भी स्कॉलर है या फिर फिलोसोफर है एंशिएंट टाइम्स का, मैकियावेली हो गए या फिर चाणक्य हो गए, सब पावर के बारे में ये बोलते हैं कि होल वर्ल्ड आपके नज़र में फेयर नहीं है, इट डजंट वर्क। Nobody has been fair to us. Yes. When we were not powerful, 65 में यूएस ने हमें अनाज देने से मना कर दिया। मतलब हम गिड़गिड़ाते रहे उसके सामने 65 में, राइट? एंड वी वर एट सच मर्सी, भुखमरी थी हमारे यहाँ, राइट? 43 के बंगाल फेमिन ने, ब्रिटेन ने अपने फोर्सेस को खाना डाइवर्ट करा करा के बंगाल में 3 करोड़ लोगों को मार डाला। नोबडी हैज़ बीन फेयर टू अस। पाकिस्तान ने जब हम पे कारगिल में हमला किया तो यूएस सपोर्टेड पाकिस्तान, यस, राइट? चाइना ने उधर से हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, राइट? अक्साई चीन ले लिया उसने, अभी भी ब्रह्मपुत्र वाला जो करेक्ट है ना? केस है। तो हु हैज़ बीन फेयर टू अस? एंड ये तो फिर फुलिशनेस है, ये तो यूटोपियन थॉट, ये तो कोई बेवकूफ़ी है। देन दे आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे शुड नेवर बी इन लीडरशिप। सच, राइटिंग बुक्स। हाँ, उनको वही करना चाहिए, फिर देश को डुबा देंगे फिर। दैट्स ट्रू। मृत्युंजय जी बहुत बहुत शुक्रिया
आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट भी आज हुआ है एंड वी हैड दिस पॉडकास्ट हमेशा की तरह. इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू. थैंक यू सो Same here, मच. same here. Thank you, and pleasure talking to you as always. Lovely discussion. Thank you, थैंक यू सो मच. thank you.